हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू समदर्शी। आई एम सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर सेकंड ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे सीरीज है जिसमें टोटल 13 चैप्टर्स हैं, जिसको वन बाय वन आई एल गोइंग टू एनालाइज फॉर यू। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर सेकंड। और बिफोर यू कमेंस इनटू लुकिंग इनटू इट, आई विल सजेस्ट टू यू कि आप चैप्टर वन को डिटेल में पढ़ें पहले, सो दैट यू कैन बेटर अप्रिशिएट द कंटेंट एंड द एनालिसिस। तो यहाँ पे हमारा जो अटेंशन है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में मल्टीपल टाइम्स ये जो चैप्टर है इससे रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट्स। तो हम बात करने वाले हैं इंस्टीट्यूशंस की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, जैसे बैंक्स हैं। सो दे आर द की फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। जो सेविंग्स हैं उसको ये चैनलाइज करते हैं। आप और मैं जो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक उसी पैसे को किसी बिजनेसमैन को लोन में देता है, जिससे वो बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है इकोनॉमी के अंदर, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है उससे, और सरकार को टैक्स मिलता है, जिससे सरकार आगे जो जो देश के लोगों के लिए पैसा खर्च कर पाती है। तो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है, दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड दिस चैप्टर हेयर explores the significant trend and policy shift in India's monetary policy and financial intermediation। तो जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, वो इंडिया को, जो इंडिया की इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री को, जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे हैं, जर्मनी में अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, चाइनीज ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, या फिर जापान में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो दे डेफिनेटली इन्फ्लुएंस इंडियन सिस्टम। तो इसलिए जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं वो एब्सोल्युटली क्रिटिकल हो जाते हैं जब कभी भी हम इकोनॉमिक के बारे में बात करते हैं। तो जैसा हमने चैप्टर वन में डिटेल में देखा है। नाउ दिस चैप्टर इज स्ट्रक्चर्ड इनटू टू पार्ट्स। पहले पार्ट में मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम बात करेंगे, और दूसरे पार्ट में हम फाइनेंशियल सेक्टर में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो जैसे पिछला जो चैप्टर था वो चार पार्ट्स में डिवाइडेड था, यहाँ ये जो चैप्टर है ये दो भागों में डिवाइडेड है। नाउ मॉनेटरी डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। दिस इज ऑल्सो क्रिटिकल इन द कंटेक्स्ट कि अभी रिसेंटली आरबीआई ने रेपो रेट जो है वो उस पर कट किया है। सो इसीलिए और भी ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो जाएगा जो आप ट्रेंड्स को देखेंगे, जो इकोनॉमिक सर्वे बात कर रहा था, और उसके बेसिस पे कैसे चीज़ें मूव करती हैं। इकोनॉमिक सर्वे 31 जनवरी को आया और रेट कट अभी विद इन 10 डेज हमने देख लिया आरबीआई के द्वारा। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? बेसिकली द एक्शंस एंड variety of actions the central bank takes to manage the money supply, interest rate, influence inflation, or manage growth of the economy। तो जो पूरा मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंस करती है। जो ट्रेजरी है, जो गवर्नमेंट होती है, उसके पास फिस्कल पॉलिसी होती है, बैंक के पास मॉनेटरी पॉलिसी होती है, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद मनी। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उसके कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो बैंक को दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। जैसे आरबीआई एक्ट 1934 है, तो उसमें सरकार ने बीच बीच में अमेंडमेंट्स उसमें होते रहते हैं। सरकार टारगेट देती है आरबीआई को कि आपको इन्फ्लेशन का कुछ बैंड होता है जिसको आपको अटेन करना है, ग्रोथ को सपोर्ट करना है, एक्सेट्रा। तो ये बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया में करता है। कैसे करता है? दो तरीके हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, टूल्स जो हैं बेसिकली क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, और एक क्वालिटेटिव टूल्स होता है। तो जो क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, उनमें हमने देखा इंटरेस्ट रेट्स, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात की जाए, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए, सीआरआर जो कैश रिजर्व रेशियो है, एसएलआर, ये सारी बेसिक कंसेप्ट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, जिसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि प्रीलिम्स में इसके बगैर जो नाव है वो पार नहीं लगेगी। सो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। क्वांटिटेटिव जो टूल्स होते हैं उसमें हम बात करें अगर, तो ये है क्वालिटेटिव में हम देखते हैं कि इकोनॉमिक बिहेवियर को थ्रू मोरल सॉजन और डायरेक्ट क्रेडिट कंट्रोल्स, इनके थ्रू इन्फ्लुएंस किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो मॉनेटरी पॉलिसी को इसीलिए हमको जब डिटेल में हम पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, सो यहाँ पे जो सर्वे है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बात करेगा, इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स के बारे में बात करेगा जो पिछले एक साल में हुआ है। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट 9 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो थी आरबीआई की, वेरियस मीटिंग्स हुई और उन्होंने पॉलिसी रेपो रेट को अनचेंज रखा है 6.5% में लास्ट ईयर। रिमेंबर, रिसेंटली ही आरबीआई की गवर्नर चेंज हुए। शशिकांता दास वाज टॉप रेटेड गवर्नर, मल्टीपल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने उनको अवार्ड दे रखे थे,
और उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था कि आपको रेपो रेट कम करनी है, क्योंकि ये हल्ला हो रहा था पिछले साल भी कि ग्रोथ जो है इंडिया की, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे नीचे आने वाली है या आ रही है, ऐसी खबरें आ रही थी। तो बैंक को ये पुश किया जा रहा था कि आप रेपो रेट को कम करिए, मनी सप्लाई को बढ़ाइए, ताकि ग्रोथ हो सके। अगर रेट बहुत ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट, तो बिजनेसेस लोन नहीं लेंगे बैंक से, काफी महंगे अगर दर पे उनको लोन मिल रहा है तो फिर इश्यूज क्रिएट होते। अल्टीमेटली दे वांट लोन एट ए लोअर इंटरेस्ट रेट, सारे बिजनेसेस यही चाहते हैं। यहां पे उन्होंने 6.5% पे अनचेंज रखा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन के जो प्रोजेक्शंस थे, इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशंस थी, और उस वक्त जो इन्फ्लेशन था, वो तीनों वेरिएबल्स ही कह रहे थे चिल्ला चिल्ला के कि भाई रेट्स को मत बढ़ाओ, टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी करनी जरूरी थी। टाइटनिंग कैसे करते हैं? जब रेपो रेट को आप बढ़ा देते हैं। तो दुनिया भर में ही हुआ, अमेरिका की बात करिए, यूरोजोन की बात करिए, चाइना की बात करिए, हर जगह एक्सेप्ट चाइना इज ए स्पेशल केस बिकॉज वहां पे डिसइन्फ्लेशन हो रहा है, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो अगर आप देखें हर जगह तो इन्फ्लेशन ही आपको दिखाई देगा। उसकी वजह हमने डिस्कस की थी चैप्टर 1 में कि कैसे एक्सेसिव मनी जो है पोस्ट कोविड खर्च की गई बाय द वेरियस गवर्नमेंट्स, जो पोस्ट कोविड रिलीफ प्रोग्राम्स दिए गए, पर्टिकुलरली इन अमेरिका $5 ट्रिलियन वर्थ उन्होंने इन्वेस्ट किया, लोगों के हाथ में पैसा दिया। तो भाई जब गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल, मनी सप्लाई बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो अगस्त 2024 की मीटिंग में कमेटी ने कहा कि विड्रॉवल जो है ऑफ अकोमोडेशन टू इंश्योर इन्फ्लेशन अलाइंस विद द टारगेट व्हाइल सपोर्टिंग ग्रोथ, ये उन्होंने जो उनका स्टैंस है उसको उन्होंने कंटिन्यू रखा। कंसिडरिंग द प्रिवेलिंग एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ग्रोथ डायनेमिक्स, कमेटी ने कहा कि भाई पॉलिसी स्टैंस जो है उन्होंने चेंज किया और कहा कि भाई विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन टू न्यूट्रल हम रखेंगे। ये उन्होंने पॉलिसी स्टैंड चेंज किया। दिस इज व्हाट शशिकांता दास हैज गिवन टू द गवर्नमेंट, लीजिए भाई ये हम कर सकते हैं। उनको सिर्फ दोष देना उचित नहीं है। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होती है उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, लगभग 6 मेंबर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। तो उन्होंने एक सिस्टम सरकार ने बना रखा है, आरबीआई एक्ट 1934 को 2016 में अमेंड किया गया था, और उसको एमपीसी, पहले सिर्फ आरबीआई गवर्नर डिसाइड करता था कि रेपो रेट क्या होंगी फॉर एग्जांपल, अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन हमने पहले लिया था कि इन्फ्लेशन आने वाले समय में गिरने की गुंजाइश कम है, उसको अब हम चेंज करके न्यूट्रल लाएंगे। न्यूट्रल से अगला स्टेज होता है अकोमोडेशन का। अकोमोडेशन का मतलब कि आरबीआई ने अपनी पॉलिसी क्लियर कर दी है कि अब रेट कट की तरफ हम जाएंगे, इन्फ्लेशन से जंग हम ऑलमोस्ट जीतने वाले हैं, और मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर बढ़ाना है, ग्रोथ को सपोर्ट करना है। ये अभी हम नहीं पहुंचे, अभी हम न्यूट्रल में हैं। तो अभी जो रेपो रेट कट हुआ है, आरबीआई ने किया है 2 दिन पहले, उसमें भी उन्होंने न्यूट्रल ही रखा है अपना स्टैंड, इवन दो कि उन्होंने रेट कम कर दिया है, 2.5 जो पॉइंट्स हैं उसका रिडक्शन किया है बेस पॉइंट का, लेकिन उन्होंने स्टैंस अपना चेंज नहीं किया, उन्होंने अभी भी न्यूट्रल ही रखा हुआ है। दिसंबर 2024 की मीटिंग में हालांकि एमपीसी ने सीआरआर जो कैश रिजर्व रेशियो है उसे 4% का जो 4.5% था उसको 4% कर दिया। ये जो नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज होती है, कुछ हिस्सा जो आप जमा करते हो बैंक के पास, डिपॉजिट्स जो हम जमा करते हैं, उसका कुछ हिस्सा बैंक आरबीआई के पास रखता है। वो सेफ्टी पर्पसेस के लिए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जो कि आरबीआई मैंडेट करता है समय समय पे। तो 4.5 से उन्होंने 4 कर दिया। इससे इसका मतलब ये हुआ कि बैंक के पास एवेन्यूज बढ़ गए और लगभग 1.16 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी जो है बैंकिंग सिस्टम में आ गई। ये बहुत ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमी के। आई कीप एक्सप्लेनिंग टू यू इन ए वेरी सिंपल सिंपल वर्ड्स, लेकिन आपको खुद से भी इसके ऊपर मेहनत करनी है अगर आपने नहीं की है तो होता यह है कि अगर फॉर एग्जांपल बैंक के पास 100 रुपए है तो उसमें आरबीआई कहती है कि आप 5 रुपए आरबीआई के पास रखो, ताकि जो कस्टमर है उसको कॉन्फिडेंस बना रहे। ऐसा ना हो कि सारा पैसा बैंक ने लोन में दे दिया फॉर एग्जांपल, और सारे जिनके भी डिपॉजिट्स हैं वो इकट्ठा बैंक पहुंच जाए कि वापस करो हमारा पैसा, तो बैंक के पास कुछ नहीं होगा वहां पे क्योंकि उन्होंने लोन दे रखा है। तो ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो 5 रुपए आरबीआई के पास होगा। तो अब उन्होंने कहा कि भाई 5 रुपए नहीं होगा, अब 4 रुपए होगा, 1 रुपए आप बैंक को कि आप ले लो वापस। तो नाउ दैट 1 रुपी इज फ्री उस बैंक के लिए, बैंक वो 1 रुपए भी अब लोन में दे सकता है। तो इससे लिक्विडिटी जो है सिस्टम में बढ़ जाती है। ये उन्होंने किया। रेपो रेट का कट नहीं किया उन्होंने दिसंबर 2024 में, लेकिन ये एक मैकेनिज्म है वो उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। नाउ
कुछ बेसिक जो कंसेप्ट हैं, ऐसा टोल्ड यू कि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मॉनेटरी बेस है, M1 M2 M3 M4, ये जो नैरो, लिक्विड और ब्रॉड मनी के टाइप्स हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो मॉनेटरी बेस क्या होती है? बेसिकली करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंक रिजर्व्स, करेंसी जो सर्कुलेशन में है और जो बैंक का रिजर्व्स है विद आरबीआई, दैट इज मॉनेटरी बेस। तो रिमेंबर, मनी इज ए वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, मनी इज ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। और ऐसा कहा जाता है कि मनी जो है वो जीरो सम गेम है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक थीसिस है, जो कि पिछले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब जो सुब्रमण्यम साहब थे, उन्होंने एक किताब लिखी है, मनी द जीरो सम गेम। उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में उसके बारे में बात की है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, यू कैन रीड दैट बुक, इजी टू रीड, बहुत ज्यादा टेक्निकल जार्गन नहीं है, लेकिन इफ यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम, कोई बात नहीं, आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू कि उन्होंने कहा क्या है कि जो करेंसी होती है सर्कुलेशन में, फॉर एग्जांपल जीरो सम गेम क्यों कहा उन्होंने, कि मनी एट द सेम टाइम इज ए असेट एंड ए लाइबिलिटी। कैसे? जो आरबीआई है, फॉर एग्जांपल, आपको, आपके पास जो नोट है 50 रुपए का, 100 रुपए का, 2000 का, तो अब नोट अवेलेबल नहीं है, 500 का नोट है, तो उसमें आप देखिए लिखा रहता है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, नीचे आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। तो दैट नोट विच यू होल्ड इज ए लाइबिलिटी फॉर द आरबीआई। क्यों? क्योंकि उनको उस कीमत की जो वैल्यू है वो आपको रिटर्न में देनी है। आप नोट लेके जाइए आरबीआई के पास, वो आपको उस वैल्यू की चीज वापस करेंगे, 500 रुपए की, ये उसमें लिखा रहता है सिग्नेचर के साथ। तो दैट इज ए लाइबिलिटी फॉर द आरबीआई, इट इज एन असेट फॉर यू। तो आई ओ यू फ्रॉम आरबीआई टू पब्लिक, वो जो 500 रुपए का नोट आपके पास है। द सिमिलर वे, जो बैंक रिजर्व्स हैं, जो कि बैंक आरबीआई के पास रख रहा है, वो बैंक के लिए एसेट है, लेकिन आरबीआई के लिए वहां पे लाइबिलिटी। सो आरबीआई एक तरीके से कंट्रोल्स द मॉनेटरी बेस डायरेक्टली। तो जो मॉनेटरी बेस है उसको डायरेक्टली आरबीआई कंट्रोल करता है। जो मॉनेटरी बेस है और जो रियल बेस है, रियल इकोनॉमी और मॉनेटरी इकोनॉमी में ये डिफरेंस होता है, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। रियल इकोनॉमी मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, जो टीवीज बन रही हैं, जो लैपटॉप्स बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो सीमेंट की बोरियां मैन्युफैक्चर हो रही हैं, वो रियल इकोनॉमी है। और जो मनी है, दैट्स ए फिक्शनल थिंग। मनी जो है इट्स ए फिक्शनल थिंग, उस नोट की कोई वैल्यू नहीं है, एक्सेप्ट कि सरकार कह रही है कि उसका, या आरबीआई कह रहा है कि उसकी वैल्यू का जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होगा आपको रिटर्न में हम देंगे। 500 रुपए जितने का भी नोट आपने ले रखा है हाथ में। तो रियल इकोनॉमी इज डिफरेंट फ्रॉम दिस इकोनॉमी, मॉनेटरी जो एस्पेक्ट होता है। सो ऐसे आरबीआई कंट्रोल करता है। अब आरबीआई थ्रू वेरियस टूल्स कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई, कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई, डिपेंडिंग ऑन कि क्या उनके ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या ग्लोबल और डोमेस्टिक सिचुएशंस हैं। क्या वो चाहते हैं कि लोगों के पास ज्यादा पैसा हो? अगर इन्फ्लेशन कम है तो उनको लगेगा ठीक है भाई, होना चाहिए। और अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो वो पैसे को विड्रॉ करना चाहेंगे, मनी सप्लाई को कम करना चाहेंगे। तो N1 N2 M3 M4 टाइप, 4 टाइप्स होते हैं। M1 इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म, करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। तो जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, ऑन डिमांड जैसे हैं, जो आप जाते हो बैंक के पास कि हमको तुरंत पैसा चाहिए, दैट इज डिमांड डिपॉजिट। M2 कम लिक्विड होती है इससे। ये लिक्विड का मतलब क्या हुआ कि इजिली अवेलेबल है, फंसा नहीं है पैसा, सीधी सी चीज सामान्य भाषा में। M2 इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम। मैंने 1000 रुपए 1 साल के लिए बैंक में डिपॉजिट कर दिए, लेस देन 1 ईयर को हम टाइम डिपॉजिट्स बोलते हैं यहाँ पे M2 के केस में। तो 1 साल तक वो पैसा बैंक के पास जमा है, तो वो कम लिक्विड होगा, बैंक को प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। हालांकि वो पैसा मिल जाएगा अगर आप जाएंगे कि हमको तोड़वाना है अपना जो डिपॉजिट है एक्सेट्रा, लेकिन दैट इज लेस लिक्विड कंपेयर टू M1। M3 जो है ब्रॉड मनी कहलाती है। दिस इज करेंसी विद द पब्लिक प्लस बैंक में जो डिपॉजिट्स हैं, टाइम एंड जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं दोनों यहाँ पे, प्लस ये जो टाइम डिपॉजिट्स M3 के केस में होते हैं वो 1 साल से ऊपर वाले डिपॉजिट्स माने जाते हैं। तो बैंक डिसाइड ऑन लोन्स, ये एक थीसिस जो मैंने आपसे कहा कि उस किताब में थी, वेरी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बुक। तो वो कह रहे हैं कि बैंक डिसाइड्स ऑन लोन्स। जब बैंक लोन प्रोवाइड करता है मार्केट में तो इन्वेस्टमेंट होता है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, वेज ग्रोथ होता है, सरकार के पास टैक्स ज्यादा बनता है, रियल इकोनॉमी में वृद्धि होती है। उससे होता ये है कि
अर्निंग लोगों की बढ़ती है। जो वेज अर्नर है, जो नौकरी कर रहा है, उसकी तनख्वाह उसको आएगी, जो एंटरप्रेन्योर है उसको इन्वेस्टमेंट के थ्रू प्रॉफिट आएगा, तो वो पैसा फिर लोग बैंक में जमा करते हैं एज ए डिपॉजिट। तो बैंक जब लोन प्रोवाइड करता है तो डिपॉजिट क्रिएट होते हैं, उल्टा नहीं होता, ऐसा उनका कहना है इस थीसिस के तहत। हालांकि डिफरेंट थ्योरीज हैं इसको लेके। तो लोन्स जो हैं वो, जो डिपॉजिट्स हैं वो लोन क्रिएट नहीं करते, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ, या नोटबंदी फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल लीजिए, नोटबंदी का जो समय था, तो पूरा पैसा बैंक के पास वापस आ गया, खूब सारे डिपॉजिट्स बैंक के पास आ गए। तो क्या उससे लोन में वृद्धि हुई, क्रेडिट ग्रोथ में कुछ इंपैक्ट पड़ा? इतना नहीं पड़ा। तो इनका कहना है कि ऐसा नहीं होता, कि जो डिपॉजिट्स हैं वो लोन्स की तरफ जाते हैं, हमेशा उल्टा होता है। बैंक डिसाइड्स ऑन लोन्स। लोन्स अगर बैंक ज्यादा दे रहा है, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है काफी इफिशिएंट है, ट्रांसपेरेंट है, और क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है, तो उससे जो है डिपॉजिट्स बनते हैं, क्योंकि लोगों की वेज अर्निंग जो है वो बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू प्रॉफिट बढ़ता है, बेसिक चीज। तो विच अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ द ब्रॉड मनी, सो बैंक कंट्रोल्स द ब्रॉड मनी इन द इकोनॉमी। नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि जब ये बात कही जाती है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई डिसीजन ले रही है, उसका ट्रांसमिशन बैंक्स के माध्यम से नहीं हो पा रहा। हमने देखा कितने सारे यूट्यूब चैनल से बात की गई, आपकी रेपो रेट 25 बेसिक्स पॉइंट कम हुआ है तो आपका ईएमआई सस्ता हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन आप देखोगे कि इतना इजीली वो नहीं होगा। बैंक्स आर दैट्स वाई वेरी वेरी क्रिटिकल इन द इकोनॉमिक सेटअप। बैंक्स के डिसीजंस जो होते हैं, अगर बैंक्स प्रोफेशनली रन है, ट्रांसपेरेंट हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म वहां पे नहीं हो रहा है, इल इन्फॉर्म डिसीजंस वो नहीं ले रहे हैं, करप्शन नहीं हो रहा है, और टेक्नोलॉजिकली वो साउंड हैं, तो आप मान के चलिए कि उससे इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होता है। ये रीढ़ की हड्डी होते हैं इकोनॉमी के, भी बैंक्स होते हैं जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज होते हैं। नाउ M4 जो है दैट इज इक्वल टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स इंक्लूडिंग स्मॉल सेविंग्स। ये जो फॉर्मूलाज हैं ये आप ध्यान रखिएगा फॉर प्रीलिम्स। बाकी इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत जरूरी है फॉर द लार्जर सेटअप। लार्जर सेटअप के लिए इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, ताकि आप अच्छे से जो कंसेप्ट्स हैं, जो जो रियलिटीज हैं, उसको डिसिफर कर पाए। नाउ जेम्स टोबिन, ए वेरी फेमस हार्वर्ड प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, ही इन द हिस्ट्री ऑफ द इकोनॉमिक्स, जो आप देखोगे पोस्ट केनिस, जो लास्ट लेक्चर में हमने इनके ऊपर बात की थी, तो ही हैज प्रोवाइडेड ए वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। जो नॉमिनल जीडीपी का जो कैलकुलेशन होता है 1980 में इनके थीसिस के बेसिस पे स्टार्ट हुआ था। तो ये कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ ट्रायम्फ फॉर द इकोनॉमिक्स टीचर इज लेइंग आउट द मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर इज ए वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, और दैट्स व्हाई आई हैव ब्रॉट दिस गाय टू पॉइंट आउट दिस फैक्ट कि मनी सप्लायर जो है, मनी मल्टीप्लायर जो है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और फनी और इंसाइटफुल एक कंसेप्ट है। तो मनी मल्टीप्लायर होता क्या है? बेसिकली इट मेजर्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट ए बैंकिंग सिस्टम जनरेट्स विद ईच यूनिट ऑफ सेंट्रल बैंक मनी। तो बैंक्स आर ऑल्सो मनी क्रिएटर्स। ये बात, मनी इज ए जीरो सम गेम, इस किताब में जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, उसमें वो बात कह रहे हैं सुब्रमण्यम साहब, दैट मनी इज ए जीरो सम गेम, ये किताब का टाइटल है। और इसमें वो कह रहे हैं कि बैंक्स आर मनी क्रिएटर्स। अभी हम मानते हैं कि भाई आरबीआई मनी क्रिएटर है, राइट? आरबीआई पैसा प्रिंट करता है, और जो गारंटी है जो आपके नोट में लिखी हुई है वो आरबीआई गवर्नर की है। लेकिन यहां पे बैंक्स आर मनी क्रिएटर्स इन द सेंस कि दे इन्फ्लुएंसेस M3, जो हमने पिछला कंसेप्ट देखा। और मनी मल्टीप्लायर का यही जो कोर है, जो आत्मा है, वो यहाँ आपको इस कंसेप्ट में दिखाई देगी कि जो ईच यूनिट आरबीआई प्रोवाइड कर रहा है मनी सप्लाई में, उससे कितना ज्यादा बैंक जो है जनरेट कर पा रहे हैं, कितना ज्यादा जो अमाउंट ऑफ मनी है वो बैंक जनरेट कर पा रहे हैं विथ ईच यूनिट जो आरबीआई प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। अब मनी मल्टीप्लायर जो यहाँ पे आप देखोगे, जो ट्रेंड है उसको आप देख रहे हो, जो रेशियो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये दो लाइन जो है, एक है मनी मल्टीप्लायर, दूसरा है मनी मल्टीप्लायर एडजस्टेड फॉर रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो क्या होता है? जब एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट में हो जाती है तो आरबीआई रिवर्स रेपो ऑपरेशंस की तरफ जाता है,
वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचता है बैंक्स को और वहां से कैश उठा लेता है, ताकि इकोनॉमी के अंदर जो पैसा एक्सेस है उसको हम वापस ले लें। उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल मैकेनिज्म एक तरीके से होता है। तो यहां पे इसको एडजस्ट किया जा रहा है। क्यों एडजस्ट किया जा रहा है? क्योंकि टेम्पररी होता है। जो आरबीआई उठा रहा है, गवर्नमेंट से सिक्योरिटीज बेच रहा है, उसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड इन द फ्यूचर दे प्रॉमिस टू परचेज इट बैक। रीपर्चेज एग्रीमेंट इसलिए इसको कहते हैं, रिवर्स रेपो। इसलिए इसको एडजस्ट करना जरूरी होता है ताकि हमको क्लियर कट पिक्चर समझ में आए कि मनी मल्टीप्लायर की क्या सिचुएशन है। और ये जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट बैंक की तरफ से होते हैं, रिवर्स रेपो वगैरह, इसको एक तरीके से अकाउंट में लाया जा सके। तो मनी मल्टीप्लायर अगर बढ़ रहा है और घट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाएगा, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपको बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि मनी मल्टीप्लायर अगर ज्यादा है और यदि मल्टी मल्टीप्लायर कम है तो उसका मतलब एग्जैक्टली exactly क्या हुआ। यहां आप देख रहे हो 5.2 से ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेजेक्टरी है, ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं। तो कोविड के दौरान आपको दिखाई देगा कि चीजें चेंज हुई थी। मनी मल्टीप्लायर ओवर द ईयर्स आप देखोगे यहां पे नीचे होता आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल ईयर 1920 के बाद। क्यों? ऐसा मतलब क्या हुआ इसका? क्योंकि लोगों के पास कैश जो है वो बढ़ गया। जब लोगों के पास कैश बढ़ जाता है, क्यों बढ़ गया कोविड के बाद? क्योंकि लोगों को कैश की जरूरत थी। ट्रस्ट जो है अल्टीमेटली तुम कैश के ऊपर करते हो जब कभी भी अनसर्टेनिटी या इंस्टेबिलिटी होती है। तो कैश, नगद रुपया बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स ए बैरोमीटर ऑल्सो कि आपका कितना ट्रस्ट है इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर। तो इतना मैसिव वंस इन सेंचुरी पैंडेमिक आया तो लोगों ने कैश जो है होल्डिंग अपने पास बढ़ा ली। जब कैश होल्डिंग बढ़ा ली तो उसको हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं कि लीकेज हो गया, बैंकिंग सिस्टम से वो पैसा बाहर हो। तो अब बैंक उसके ऊपर लोन देके मनी जनरेट नहीं कर सकता। तो यहां पे लीकेज हुआ, और जो पैसा बैंक आरबीआई के पास रखता है एज ए रिजर्व, दैट इज ऑल्सो काउंटेड एज लीकेज, क्योंकि बैंक उसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकता लोन देने में और प्रॉफिट बनाने में, मनी क्रिएट करने में। तो इसीलिए ये नीचे गया है। जब ये नीचे जा रहा है इसका मतलब कैश ज्यादा है लोगों के पास, या रिवर्स रेपो जो रिवर्स कैश रिजर्व की रिक्वायरमेंट है वो आरबीआई ने ज्यादा कर रखी। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक नीचे गया। अब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ता आपको दिखाई देगा। यहां पे आप देखिए 2016 में क्यों ये बढ़ा? क्योंकि डिमोनेटाइजेशन हो गया, नोटबंदी हुई, तो लोगों ने बैंक के पास पैसा जमा करना शुरू किया। तो आइडियली आप क्या चाहते हो? थिंक लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर। आप चाहते हो कि बैंक के पास पैसा ज्यादा रहे, कैश कम रहे। डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इंडिया, ये सब क्या है? ये सब यही है। आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंक के पास रहे, रियल एस्टेट में ना जाए, गोल्ड में ना जाए। जो करप्ट करप्ट लोग करते हैं, पैसा मैक्सिमम वो रियल एस्टेट और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप चाहते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इनक्वालिटी कम हो, पॉवर्टी के ऊपर हम जो जंग लड़ रहे हैं उसको हम जीत सकें, भारत 2047 तक अमृत काल के दौरान एक डेवलप्ड इकोनॉमी बने, तो आप चाहते हो कि फॉर्मलाइजेशन हो इकोनॉमी का। आप चाहते हो कि जो पैसा है इकोनॉमी के अंदर मैक्सिमम बैंक के थ्रू राउट हो। तो मनी मल्टीप्लायर को आप चाहते हो कि ज्यादा रहे और कैश लोगों के पास कम रहे। ये एजेंडा था डिजिटल इंडिया के पीछे। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। यहां पे देखिए नीचे गया। क्यों नीचे गया? क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया यहां पे। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो सेम सिचुएशन पैंडेमिक जैसे हुई, और लोगों का जो ट्रस्ट है वो एक तरीके से कम हुआ। ये आप देख रहे हो कोविड है, और ये डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। तो इस तरीके से हम इस कंसेप्ट को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर नजर बनाए रखिएगा। नाउ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के ऊपर हम बात करेंगे। इस सेक्शन में हम बात करेंगे बैंक्स की परफॉर्मेंसेस के ऊपर, कि भाई क्या सिचुएशन है, क्या पैरामीटर्स बोल रहे हैं, क्या उनका रेट ऑन रिटर्न है, रेट ऑन इक्विटी कितनी है, प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, जो ग्रॉस एनपीए है उनकी क्या सिचुएशन है। बैंक्स एज ए इंस्टीट्यूशन हैव बीन सफरिंग। पूरे पिछले 10 साल की जो स्टोरी है वो सिर्फ यही है, बैंकिंग सेक्टर की स्टोरी है। मोदी साहब का ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इंडियन इकोनॉमी को लेके यही है कि उन्होंने बैंकिंग सेक्टर को पटरी पे ला दिया। नहीं तो ये ट्रेन उतर चुकी थी, इसके बहुत सारे बोगीज जो हैं वो उतर चुकी थी आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन refers to process by which financial institution banks act as intermediaries between savers and borrowers। आपने 1,000 रुपए जमा किया बैंक में, बैंक उसको लोन बना के दे देगा किसी और को, उससे प्रॉफिट कमाएगा, आपको इंटरेस्ट भी देना है उसको।
तो जो प्रॉफिट कमाएगा, जो इंटरेस्ट देना है, उनके बीच का जो गैप है वो ये होती है। तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है बैंक्स के साथ। तो ग्रॉस एनपीए जो है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का, वो डिक्लाइन कर रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा, सबसे बड़ा अचीवमेंट पिछले 10 साल का यही है। कैसे किया उन्होंने? रघुराम राजन साहब 2015 में जब उन्होंने शुरू किया एसेट क्वालिटी रिव्यू, वहां से वो प्रोसेस शुरू होती है। सरकार के बहुत ज्यादा इसमें पॉलिटिकल कैपिटल लगा और उन्होंने अमालगमेशन किया बैंक्स को तोड़ा जोड़ा, घटाया बढ़ाया, उसको रिकैपिटलाइज किया, बैलेंस शीट्स को क्लीन किया, कॉर्पोरेट्स की रेगुलेटरी जो इश्यूज आ रहे थे उनको एड्रेस किया। तब जाके आप देख रहे हैं कि ग्रॉस एनपीए जो है वो कम हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी लाई ज़्यादा, बैंक ब्यूरो उन्होंने सेटअप किया ताकि जो चेयरमैन और इंपॉर्टेंट सीईओज हैं बैंक्स के, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, उनका ट्रांसपेरेंटली सिलेक्शन हो, अपॉइंटमेंट हो, क्रोनी बैंकिंग ना हो। तो इस तरह से आप देख रहे हो डिक्लाइन हो रहा है जीएनपीए का। अब आपसे पूछा जाएगा क्या कंटिन्यूस डिक्लाइन है? तो आप अगर मार्च 18 से देखोगे तो यस, इन नंबर्स आपको धीरे धीरे नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एक लीनियर यहाँ पे पाथ है। इस तरह से आपको देखना है। अगर वो बोलेंगे 2016 से कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चार्ट जो दूसरा है वो सीआरआर के ऊपर है, बेसिकली कैपिटल टू रिस्क असेट्स रेशियो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो, अगेन प्रीलिम्स का कंटेंट है। क्या होता है इसका मतलब? सिंपल सी भाषा में मतलब ये है कि बैंक के पास कितनी कैपेबिलिटी है कि कल को कोई चैलेंज आ जाए फाइनेंशियल, उनके लोन्स जो हैं वो निकल लें, रिटर्न ना मिले उनको लोन में, कंपनी जिन जिन कंपनीज को उन्होंने लोन दे रखे हैं उनका भट्टा बैठ जाए फॉर एग्जांपल। सो उसको हम बोलते हैं कैपिटल टू रिस्क रेशियो। जितना ज्यादा रेशियो होगा उतना ज्यादा बैंक की रिजिलियंस होगी। तो बेसल नॉर्म्स हमने पढ़ रखे हैं। बेसल नॉर्म्स जो इंटरनेशनल बैंकिंग के नॉर्म्स हैं, 2008 के जो जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसके बाद से ये काफी ज्यादा चर्चा में आया। और रेगुलेटरी एक रिक्वायरमेंट होती है कि जो कैपिटल CRAR है वो एटलीस्ट 8% होना चाहिए। ये बेसल रिक्वायरमेंट है। डिफरेंट सेट है, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3। आई एम जस्ट गिविंग यू जनरल पर्सपेक्टिव। आरबीआई की अपनी रिक्वायरमेंट है, आरबीआई कहती है 9% होना चाहिए। तो जो बैंक के पास इक्विटी है, जो उनके पास कैपिटल है, क्या वो एड्रेस कर सकता है अगर कोई कुछ बड़े लोन्स जो हैं वो खराब हो जाएं, रिटर्न ना आए, उसमें एनपीए हो जाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाए, तो उसको हम बोलते हैं CRAR। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है आपको। अगेन आपसे सवाल पूछा जाएगा क्या ये लीनियर है? तो आप देखोगे 15 से, यस 15 से ये बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ तक आके 23 में आप देखोगे थोड़ा सा डिक्लाइन। तो ये जो चार्ट्स हैं इकोनॉमिक सर्वे के, इनके बेसिस पे प्रीलिम्स में सवाल पूछे जाते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर है? CRAR बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी। नाउ रिटर्न ऑन असेट्स ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अगर आप देखोगे तो दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग पोस्ट अराउंड कोविड के बाद से इसमें इंक्रीज हो रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इसमें भी इंक्रीज हो रहा है। क्या मतलब हुआ इन दोनों का? कुछ भी इसमें कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। इकोनॉमिक्स में टेक्निकल जार्गन ज्यादा होता है तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है और थोड़ा हमको कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है। बहुत टेक्निकल चीज है, बहुत टेक्निकल नहीं है। हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतनी टेक्निकल नहीं। अगर आप इकोनॉमिस्ट हैं, उस बिजनेस में हो, तो दूसरी चीज है। तो जो रिटर्न ऑन असेट्स है, इसका क्या मतलब हुआ? जो बैंक के पास असेट्स हैं अवेलेबल, उससे आप कितना यूनिट, एक यूनिट असेट में आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन असेट्स। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कि भाई जो शेयर होल्डर्स हैं बैंक्स के, अगर आपके पास यूबीआई या आईसीआईसीआई या इस तरह के किसी बैंक की, यहाँ पे शेड्यूल कमर्शियल बैंक की बात हो रही है, तो पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई के शेयर्स हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर है। वो जो इक्विटी है उस पर कितना रिटर्न आ रहा है? जनरली जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है वो इससे ज्यादा होता है, क्योंकि ये कम, इक्विटी कम अवेलेबल होती है। बैंक का खुद का जो कैपिटल होता है वो ज्यादा होता है जनरली, तो ये ज्यादा होती है। तो दोनों में इंप्रूवमेंट हो रहा है, वो तो अच्छी चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है। नाउ ये हो गया शेड्यूल कमर्शियल बैंक का डेटा। नाउ द क्रेडिट डिस्पर्सल बाय शेड्यूल कमर्शियल बैंक की अगर हम बात करें तो क्रेडिट कितना ज्यादा, लोन्स जो हैं बैंक किस ग्रोथ के साथ वहां पे चेंजेस जो हैं वो हो रहे हैं। जितना ज्यादा लोन जैसे दिया जाएगा, मैंने आपको बताया मनी मल्टीप्लायर का जो कंसेप्ट है,
तो बैंक क्रिएट्स मनी। अगर बैंक अच्छे तरह से काम कर रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ काफी अच्छी है, तो आप मान के चलिए सब चंगा सी, अदरवाइज दिक्कत होगी। तो बैंक क्रेडिट जो है, एब्सोल्यूट नंबर्स आप देख रहे हो, उस पे लाख करोड़ में है ये जो चार्ट है लाख करोड़ में है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि तेजी से बढ़े हैं। सॉरी। और जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है बैंक क्रेडिट में, उसमें आप देखोगे यहाँ पे डिक्लाइन आपको दिखाई देगा। ये जो मई 24 के बाद से डिक्लाइन हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये बात कही जा रही थी, ये बैंक क्रेडिट में जो ग्रोथ है उस पर कमी आ रही है, तो इन जो इकोनॉमी है उसमें इसका इफेक्ट दिखाई देगा, इकोनॉमी पे इफेक्ट दिखाई देगा इसका। तो ये प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट यहाँ पे हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह इंस्टेबिलिटी भी है, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी जो चल रही है, प्लस इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ होगी उस पर कमी आई है, प्लस आरबीआई ने कुछ रेगुलेशन स्ट्रिक्ट किए हैं, तो बैंक भी थोड़ा केयरफुल हो गए हैं यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू पर्टिकुलरली फॉर पर्सनल जो क्रेडिट, कार लोन, होम लोन वगैरह है, उसमें वो सेगमेंट बहुत तेजी से बढ़ा था। हमने चैप्टर 1 में उसके ऊपर बात भी की थी। तो ये ग्रोथ में थोड़ी यहाँ पे कमी आई है। और न्यू क्रेडिट साइकिल जो अप साइकिल है वो डेवलप होने वाला है, क्योंकि क्रेडिट और जीडीपी जो गैप है वो अब कम हो रहा है काफी। अगेन प्रीलिम्स का कंटेंट है, क्रेडिट और जीडीपी गैप क्या होता है? सिंपल सी चीज है, जो बैंक जो टोटल क्रेडिट है, जो लोन्स वगैरह दिए जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय जीडीपी, दैट इज क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो। गैप जो होता है वो ये होता है कि जो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हैं, हिस्टोरिकल हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है, उससे कितना डेविएशन हो रहा है क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो में। तो क्रेडिट और जीडीपी रेशियो फॉर एग्जांपल हमारे पास 50 साल का है, तो एक हिस्टोरिकल लाइन उससे खींचेगी, और पिछले हम 5 साल को देखेंगे और 50 साल के डेटा को देखेंगे, और हम देखेंगे गैप है अगर उसमें, तो हम बोलेंगे गैप बढ़ रहा है। बहुत सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि दिसंबर 10 के बाद से जो गैप है वो नीचे निचली ट्रेजेक्टरी में चला गया था, और यहाँ पे ये बढ़ा हुआ है, मतलब ज्यादा क्रेडिट डिस्पर्जल हुआ है, बैंक्स ने भर भर के लोन बांटे हैं। और ये वो समय है जब इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ 9% भी थी। एवरेज जो है, जो 2004 से 2008 का एवरेज है, उस वो इस एवरेज को हम रेप्लिकेट कर ही नहीं सके उसके बाद से। दैट वाज द गोल्डन टाइम। तो आप देख रहे हो इतना ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ उस वक्त बहुत ज्यादा थी, और ये एक वाइज वर्जा वाली बात है, ये ज्यादा था इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज्यादा थी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज्यादा थी इसलिए ये भी ज्यादा थी। इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी तो इन्वेस्टर के अंदर ज्यादा इच्छा पड़ेगी कि वो इन्वेस्ट करे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए। अभी मुझे लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी तेजी से बढ़ेगी, और बहुत सारे घर बन रहे हैं इंडिया में, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है। सीमेंट की फैक्ट्री डाल देता हूँ, बहुत ज्यादा डिमांड है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आजकल सीमेंट की, तो बैंक से मैं लोन लूंगा। और अगर मुझे लग रहा है अरे भाई इकोनॉमी का सही नहीं है सब सिस्टम जो है, तो मैं नहीं लूंगा ऐसे चीजों में, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ये बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि क्रेडिट भर भर के दिया गया, अच्छी चीज है जो कि, हालांकि कुछ एसेट्स जो थे वो क्रोनी सिस्टम में भी चले गए। मौसम चेंज हो रहा है तो दिस इज अ वेरी नेगेटिव थिंग। और ये नीचे हुआ, नीचे गया ये, और अब जो आप देख रहे हो यहाँ पे आ गया, तो नया एक साइकिल जो है, ये वाला साइकिल रिपीट होगा। इकोनॉमी वर्क्स इन साइकिल्स, दैट इज वेरी नियर टू इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम। हम साइकिल्स की बात करते हैं, हम लीनियर सिस्टम की बात नहीं करते। सतयुग आएगा, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर चीजें चेंज होंगी। ऐसे इकोनॉमी में साइकिल्स आते हैं और जाते हैं। तो नया जो साइकिल आने वाला है वो क्रेडिट बढ़ बढ़ के उसमें मिलेगा, और इंडियन इकोनॉमी जो है ट्रेजेक्ट्री अगले 5 सालों में काफी पॉजिटिव होगी। क्रॉस कंट्री कंपैरिजन की बात करें, बैंक क्रेडिट टू प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल सेक्टर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बैरोमीटर। जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर है वो क्या है? बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये जो बॉन्ड मार्केट है, शेयर मार्केट है, ये सब फाइनेंशियल सेक्टर है। नॉन फाइनेंशियल सेक्टर मतलब हाउस होल्ड, जो कंपनीज है कंस्ट्रक्शन में काम कर रही हैं, सीमेंट में काम कर रही हैं फॉर एग्जांपल, ये सब नॉन फाइनेंशियल सेक्टर है। गवर्नमेंट हो गई जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में आएगी। तो इसका परसेंटेज ऑफ जीडीपी अगर हम देखेंगे, बैंक क्रेडिट टू प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल सेक्टर, यहाँ गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, नॉन फाइनेंशियल में गवर्नमेंट भी आती है, लेकिन हम प्राइवेट की बात करें, गवर्नमेंट को भी हटा दीजिए और देखिए कि जो इकोनॉमीज आगे हैं वो आपको सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी दिखाई देंगी। तो बैंक क्रेडिट टू प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल सेक्टर एज ए परसेंटेज जीडीपी चाइना में 200% है। मतलब रियल इकोनॉमी इनकी बहुत ही तगड़ी है, वो पैसा बना रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज बेच के, लैपटॉप्स बना रहे हैं, चार्जर्स बना रहे हैं,
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं, उनकी रियल इकोनॉमी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस हो रही है। और हम जो हैं, हम फाइनेंशियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हमारी जो वेल्थ है वो रियल इकोनॉमी के थ्रू ग्रो नहीं हो रही। एक जमीन की कीमत जो 10 लाख रुपए थी 3 साल पहले, आज वो 40 लाख रुपए हो गई। लेकिन जमीन तो उतनी ही है, 1 एकड़ थी तो 1 एकड़ है, लेकिन अब उसका जो वैल्यू है वो 40 लाख हो गया है। तो मॉनेटरी वैल्यू बढ़ रही है तेजी से। इससे होता क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, लोगों के बीच इनइक्वालिटी बढ़ती है। अगर हम और जमीन क्रिएट कर पाते तो भाई सप्लाई बढ़ती जमीन की तो बात बनती थी। अदरवाइज चीजें नहीं बनती यहाँ पे। ये चीज हमें देखना है। हमारा जो रेशियो है आज भी, ये वो रेशियो है जो डेवलप्ड कंट्रीज में, ओसीईडी कंट्रीज में 60 साल पहले था। तो इंडियन इकोनॉमी को अगर ग्रो कराना है तो ये बहुत जरूरी है कि इसको हम कंट्रोल करें और इसको अब ज्यादा बढ़ाएं। नाउ रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें, आरएफआईज प्लेज ए क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ बाय इनहैंसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्रेडिट एक्सेस, एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग और एम्पावरिंग रूरल एंटरप्रेन्योर्स। तो ये जो सर्वे का जो हिस्सा है वो बात कर रहा है रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। जैसे रीजनल रूरल बैंक्स हैं, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, लोकल एरिया बैंक्स हैं। तो इन बैंक्स की जो परफॉर्मेंस है, इन इंस्टीट्यूशंस की जो परफॉर्मेंस है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। क्यों? क्योंकि रूरल इंडिया आज भी, भारत जो है वो गांव में बसता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये 2011 का सेंसस का डेटा कह रहा है कि भाई 60% से ऊपर जो जनता है, या उस डेटा तो 31% अर्बन एरिया बताता है, रेस्ट 69% रूरल बताता है। 2011 का डेटा, आज 2025 है, तो आप कह सकते हो 36% अर्बन इंडिया में, अर्बन इंडिया है, बाकी रेस्ट इज रूरल इंडिया। तो मेजोरिटी जो है वो रूरल इंडिया में रहती है हमारी जनता। तो वहां की इकोनॉमी ऑब्वियसली एब्सोल्युटली क्रिटिकल हो जाती है। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं वहां की इकोनॉमी ग्रोथ के लिए। तो आरआरबीज जो हैं 1975 में क्रिएट किए गए थे अंडर द रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। इसकी जो शेयर होल्डिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना इसमें बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, ये सब शेयर होल्डर्स होते हैं। तो 2024 में 43 आरआरबीज थे, 22,000 ज्यादा ब्रांचेस थी और 31.3 करोड़ डिपॉजिट अकाउंट्स थे, 3 करोड़ लोन अकाउंट्स थे। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रॉफिट मेकिंग जो आरआरबीज हैं वो इंक्रीज कर गए हैं 37 टू 40। कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट है, एसेट क्वालिटी है, वो भी इंप्रूव की है। अब आपको इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपसे आरआरबी के जो जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यू शुड हैव ए अंडरस्टैंडिंग कि आरआरबीज या रीजनल, ये रूरल जो बैंकिंग है वो कितना क्रिटिकल है इंडियन इकोनॉमी के लिए। इसलिए ये सर्वे बात कर रहा है इसके ऊपर। इसमें वो प्रॉफिट के बारे में, मार्जिन के बारे में बात कर रहा है, एसेट क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, पेनिट्रेशन के बारे में बात कर रहा है, ये सारी चीजें वो कह रहे हैं। इसमें बहुत हमको डीप में जाने की जरूरत नहीं। इसके अलावा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसके ऊपर आपसे मेंस में सवाल पूछा जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म फंडिंग ये प्रोवाइड करते हैं। इसेंशियल सेक्टर्स में इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मीडियम एमएसएमईज को सपोर्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना, ये सब इनका काम होता है। तो डीएफआईज जो है 1950s में फाउंड किए गए थे, 1960s में। फेमस डीएफआईज में आईएफसीआई, इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है, फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो था, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, ये डीएफआईज थे। आईसीआईसीआई और आईडीबीआई जो कि अपना स्टेटस छोड़ चुके हैं और अब बैंकिंग में आ गए प्रॉपर। तो न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई इसीलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, आईआईएफसीएल, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन एनएबीएफआईडी। इसके ऊपर आपसे सवाल पूछा जा सकता है, डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, इनडायरेक्टली। तो आईआईएफसीआईएल जो है ग्रांटेड लोन्स फॉर प्रोजेक्ट्स दैट इंक्लूड अप्रोक्सीमेटली 31,000 किलोमीटर ऑफ हाईवेज, 95 gigawatts of energy capacity and 22 gigawatts of renewable energy capacity। तो आप देखोगे IIFCL, यहाँ पे मैं डेटा क्यों लेके आया आपके सामने, ताकि आपको समझ में आए कि जो भी इंपॉर्टेंट हमारी गवर्नमेंट जिन एरियाज को डेजिग्नेट कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी है, हाईवेज हैं, रेलवेज हैं, पोर्ट कैपेसिटी का एक्सपेंशन करना है, वहां पे ये बैंक्स बहुत ही, या इंस्टीट्यूशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो डीएफआईज आर एब्सोल्युटली क्रिटिकल, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डीएफआई एनएबीएफआईडी है जो कि 2021 में बनाया गया है एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड डीएफआई अंडर द एनएबीएफआईडी एक्ट ऑफ 2021।
सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। और आरबीआई ने 2022 में इसको ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक टैग भी दिया है, अपार्ट फ्रॉम सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी एंड एक्सिम बैंक। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है, इट एम्स टू अचीव बोथ फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंटल गोल्स। तो यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सर्वे बात कर रहा है कि कैसे बैंकिंग सेक्टर में जो टेक्नोलॉजिकल लीप फ्रॉक्स हुए हैं पिछले डिकेड्स में, 1960s में एटीएम आया, 1970s में इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बेस्ड पेमेंट की बारे में बातें शुरू हुई और इम्प्लीमेंटेशन हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें 21st सेंचुरी में, तो कैसे 24/7 इंटरनेट बैंकिंग के चर्चे हमने सुने, और अब डिजिटलाइजेशन वाली एज में हम हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या यूज केस एप्लीकेशन हो सकते हैं और वहां पे क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए, कौन से पोटेंशियल रिस्क हैं। ये मेंस का आपका कंटेंट है। ऐसे प्रीलिम्स के बारे में जो बात होगी, दैट विल आल्सो आई विल पॉइंट इट आउट। तो जो यूज केसेस हैं एआई और मशीन लर्निंग के, जैसे क्रेडिट अंडर राइटिंग है, रेगुलेटरी कैपिटल प्लानिंग है, चैट बॉट्स हैं, इसके अलावा पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन है, प्राइसिंग है, इन सब में एआई का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा हिरोशिमा एआई प्रोसेस कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में ये सर्वे बात कर रहा है, जो कि 2023 में स्टैब्लिश किया गया। सेटअप गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, कोड ऑफ कॉन्डक्ट है इसमें। टू, मार्किंग ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स ए कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल अप्रोच फॉर द रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ एआई। इसके अलावा आरबीआई का जो एक रिसर्च ब्यूरो है बेंगलुरु में, उन्होंने फ्री एआई करके एक कमिटी सेटअप की है आरबीआई ने। तो बैंकिंग सेक्टर में एआई का क्या यूज केस है, उसके जो रेगुलेटरी डोमेन है, वो सब कुछ यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द फुल नेम इज फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्री एआई, जिसके ऊपर लास्ट ईयर ये डेवलपमेंट हुआ है। इस साल डेफिनेटली आपसे सवाल जो है इसके ऊपर पूछा जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट issue the survey talks about is effect of insolvency law। तो हम बात कर रहे हैं आईबीसी कोड के बारे में, जो कि 2016 में आया। इसको उस वक्त के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब सुब्रमण्यम साहब की एक किताब है, बहुत ही बढ़िया। इसमें वो बात करते हैं चक्रव्यूह सिचुएशन की। चक्रव्यूह के बारे में हम सब जानते हैं महाभारत में कैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर जाना जानते थे, पर बाहर आना वो नहीं जानते थे। सिमिलर थिंग वर्क फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स, बिजनेसेस। आप मार्केट में घुस तो गए, आपने लोन उठा लिया, रियल एस्टेट परचेज कर लिया, मशीनरी आ गई, लेबर्स हायर किए, बट इन केस आपका बिजनेस फेल हो गया तो उसको आप बंद नहीं कर सकते। ऐसे स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी एस्पेक्ट थे। सोशलिस्ट इंडिया था। लेबर्स आर फार मोर इम्पोर्टेंट। लेबरर्स का जो लाइवलीहुड है, उनका जो वेजेस हैं, वो हर हाल में प्रोटेक्ट करने। तो बिजनेसेस विल कीप इनकरिंग द लॉसेस, और उससे बैंकिंग सेक्टर को भी लॉस होगा, क्योंकि बैंक का लोन तो वो चुका नहीं पा रहे हैं। तो कैसे इनको फेयर एग्जिट दिया जाए कि भैया आप ना बोरिया बिस्तर आप बंद कीजिए, जो दुकान है आप बंद कीजिए, जो भी हेयर कट लेना है बैंक को, बैंक ने आपको 10,000 रुपये दिया था लोन, लीजिए चलिए 4,000 ही वापस करिए, 6,000 का हेयर कट हो गया। तो उसमें से हम कैसे एग्जिट कराएं इन्वेस्टर्स को, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो आईबीसी कोड के तहत हुआ। अब ये सर्वे बात कर रहा है कि कैसे आईबीसी कोड में जो टाइमलाइन है, जो प्रोसेसेस हैं, उसमें 180 दिन की बात की गई थी कि जो इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसेस है वो 180 दिन में हो जानी चाहिए, प्लस 90 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है अगर एजुकेटिंग अथॉरिटी, जनरली कंपनीज के कॉर्पोरेट्स के केस में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी होती है। तो इस सर्वे बात कर रहा है कि भाई काम तो अच्छा है आईबीसी का, बढ़िया काम चल रहा है कंपेयर टू द प्रीवियस डिकेड्स, जहां सिचुएशन बहुत ही खराब थी। अब तो काफी फॉर्मलाइज सिस्टम हो गया है, लेकिन फिर भी चैलेंजेस बने हुए हैं। और कह रहे हैं कि आईबीसी का यूज केस बहुत तगड़ा था, आज भी है, और हम देख रहे हैं कैसे बेटर फॉरेक्स हेजिंग कर रही हैं फर्म्स। ये क्या होता है फॉरेक्स हेजिंग? सो जो हेजिंग होती है वो ये होता है कि जैसे बहुत सारे जो कंपनीज हैं, एक्सपोर्टर्स होते हैं मोस्टली, फॉर एग्जांपल, तो करेंसी इंडिया, हम देखा आज हमने कैसे कि एक जो डॉलर है वो लगभग 88 रुपए पहुंच गया है। तो कई बार जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स होते हैं वो एंटिसिपेट प्रॉपरली नहीं कर पाते कि कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन करेंसी में होगा। उसको हम बोलते हैं हेजिंग, फॉरेक्स हेजिंग, एक तरीके से हेज करना, एंटिसिपेट करना प्रॉपरली। तो बेटर कर पा रही हैं कंपनीज, बिकॉज उनको मालूम है कि भाई अगर हमारा गड़बड़ हुआ काम, तो हमारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी, बिक जाएगी, और आईबीसी के थ्रू ये हो जाएगा। बॉन्ड क्रेडिट जो स्प्रेड है वो रिड्यूस हो गई है। बॉन्ड क्रेडिट क्या होती है यहाँ पे? भाई बॉन्ड पैसा उठाती है ये कंपनियां मार्केट से, और
हमने देखा जब ये आईबीसी का सिस्टम नहीं था तो काफी ज्यादा जो स्प्रेड, जो डिफरेंस था वो काफी ज्यादा था बिटवीन कंपनीज, रिगार्डलेस कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उनका बैलेंस शीट कितनी अच्छी है, ये सारी चीजें इग्नोर वहां पे हो जाती थी। इसके अलावा एक्सपोर्ट फर्म्स जो हैं वो भी बेनिफिटेड हो रही हैं इससे, क्योंकि ज्यादा पैसा बैंकिंग सेक्टर के पास अवेलेबल है उनको लोन में देने के लिए। पहले ये पैसा फंसा रहता था इन खराब कंपनियों में, अब पैसा बैंक के पास वापस आ रहा है तो बैंक ज्यादा लोन दे सकता है। तो ये बेनिफिट्स हैं आईबीसी के, जो कि सर्वे कह रहा है। प्लस इन्फोर्समेंट की अभी भी रिक्वायरमेंट है इनकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए। वो कह रहे हैं कि भाई बढ़िया है, 180 दिन की हमने बात की अभी, कि 180 दिन प्लस 90 डेज का स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि ऐसा हो जाना चाहिए, प्लस 90 एजुकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी या जो क्रेडिटर्स कमेटी होती है उसके कहने पे 90 डेज का एक्सटेंशन हो सकता है। लेकिन एक सर्वे कह रहा है कि भाई इसमें एक बहुत ही क्रूशल इशू है। अगर हम देखें अक्रॉस पिछले कई सालों का डेटा, तो लगभग हम टेकिंग द ग्राउंड राउंड नंबर्स 500 दिन लग रहे हैं इंसॉल्वेंसी में। यस, और आप देख सकते हैं कि 270 स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, लेकिन 500 लगभग 500 दिन लग रहे हैं। कुछ कंपनीज को 532 लग रहे हैं, कुछ कंपनीज को 498-99, ये एवरेज दो सेट का डेटा ये सर्वे कह रहा है। लेकिन एक बहुत ही क्रूशल बात ये सर्वे कह रहा है, और वो ये है कि भाई एडमिशन में टाइम लग रहा है। ये जो नंबर्स है 500 दिन का, इसमें एडमिशन की तो बात ही नहीं हो रही। तो एक टेक्निकल प्रोसेस है, प्रैक्टिकल प्रोसेस है। कोई कंपनी दिवालिया हो गई, अब वो एनसीएलटी उसको एडमिट करेगा जब, कि भाई यहाँ रेजोल्यूशन करना है इस कंपनी का हमको, तब तक ये 500 दिन काउंट नहीं हुए, तब तक रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू नहीं होगी। और एनसीएलटी एडमिट कब करेगा? जब उसके पास पूरा डेटा आ जाएगा। और कई बार जो प्रोमोटर्स होते हैं इन कंपनीज के, जो दिवालिया होने वाली हैं, ये जाके केस भी लड़ते हैं अपना एनसीएलटी के सामने कि भाई कुछ ऐसा नहीं है, सारा डेटा रखते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं। तो उसमें भी काफी डिले हो रहा है और प्रोसेस जो है वो खिंच रही है। तो इनका कहना है सर्वे का कि भाई एआई को लाइए, डिजिटल एस्पेक्ट को लेके आइए, फॉर्मलाइज जो सिस्टम अब हो चुका है, मल्टीपल जो डेटा सेट्स है उनको इंटीग्रेट कीजिए, डेटा जो सेट है उसको इंटीग्रेट कीजिए, और फास्टर डिसीजन मेकिंग करिए। यहाँ पे फास्टर डिसीजन मेकिंग करिए, इतना समय नहीं लगना चाहिए। एडमिशन में ही इतना समय लग रहा है एनसीएलटी में, और जब तक एडमिशन नहीं होता तब तक प्रमोटर्स के पास कंपनी है, वो फंड्स को इधर से उधर कर सकते हैं, सारे डिसीजन ले सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही क्रूशल एस्पेक्ट है एनसीएलटी लॉ का। आपसे प्रीलिम्स में इसका जो कोर एस्पेक्ट है कि भाई कंपनीज, एनसीएलटी का क्या रोल है इसमें, कितने दिन लगते हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। और मेंस के लिए तो ये सवाल बहुत ही हॉट है ऑलरेडी। नाउ द सेकंड चैप्टर बिगिंस द डेवलपमेंट्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर। इसके बारे में हम बात करेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर होता क्या है? इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एंटिटीज होती हैं जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं गवर्नमेंट्स को, बिजनेसेस को, इंडिविजुअल्स को। बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज हैं, क्रेडिट यूनियंस हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये सब फाइनेंशियल सेक्टर में आता है। इसमें बैंक की हम बात कर चुके हैं तो बैंक के बारे में हम बात नहीं करेंगे। नाउ द कैपिटल मार्केट्स। मार्केट वोलेटिलिटी काफी ज्यादा थी, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज थी, फिर भी इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में वो बरकरार था एज पर द ईवाई ग्लोबल आईपीओ ट्रेंड। दिस इज इंटरेस्टिंग। अगर आप देखो, इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस ने फेवरेबल कंडीशंस दी हैं ग्लोबल कंपनीज को टू इन्वेस्ट इन देयर सब्सिडरीज इन इंडिया, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वैल्यू अनलॉकिंग। हम देख रहे हैं कि कैसे जापानीज जो मोटर व्हीकल कंपनीज हैं वो भी अब इंडिया में आईपीओ की तरफ जा रही। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है? आप इक्विटी बेस्ड पैसा यहां उठाते हो। रिमेंबर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मनी रेजिंग, दैट इज डेट एंड इक्विटी। डेट मतलब लोन, सिंपल सी चीज है, कंपनी ने बैंक से लोन उठाया उसको हम कहते हैं डेट। बॉन्ड मार्केट भी इसी तहत आता है। और एक होता है इक्विटी। इक्विटी में आप शेयर होल्डर्स को कंपनी की ओनरशिप देते हो स्मॉल स्मॉल शेयर्स में, और उनसे पैसा उठाते हो। तो आईपीओ के मामले में इंडिया वाज अमंग द टॉप 3 अक्रॉस द वर्ल्ड लास्ट ईयर। की प्लेयर्स हम बन के उभरे हैं। डोमेस्टिक कॉर्पोरेट जो डेट मार्केट है वो भी काफी गेन हुआ है, सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन हुआ है। बॉन्ड इशुएंसेस जो है 7.3 लाख करोड़ तक पहुंचे हैं फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर। एवरेज मंथली इशुएंस जो है 0.8 लाख करोड़ था। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि पिछले कुछ महीनों में क्या चेंजेस हुए हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं डेट मार्केट को लेके, बॉन्ड मार्केट को लेके, और इनकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डेट मार्केट इन इंडिया जो है अंडर कैपिटलाइज्ड है कंपेयर टू इक्विटी मार्केट। आपको मैंने बताया आईपीओ के मामले में हम काफी तेजी से उठे हैं, लेकिन डेट की बात करें तो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट जो सिस्टम है
वो ओनली 18% ऑफ जीडीपी है कोरिया में। साउथ कोरिया की बात की जा रही है, नॉर्थ कोरिया की नहीं। 80% है। चाइना में 36% है। तो कॉर्पोरेट्स जो हैं कई तरीकों से बाजार से पैसा उठा सकते हैं। वो बैंक से लोन भी ले सकते हैं, वो आईपीओ के थ्रू भी जा सकते हैं, और वो बॉन्ड्स भी खुद के इशू करते हैं। तो बॉन्ड्स जो होते हैं वो एक तरीके से डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और उसमें ये कहा जाता है, फॉर एग्जांपल 1,000 करोड़ का बॉन्ड किसी कंपनी ने इशू किया और उसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया, और उसमें वो उन्होंने कहा कि भाई हम 3 साल बाद आपको विथ जो आपका मूल है 8% ब्याज पे, एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम देंगे पैसा वापस। तो दैट इज बॉन्ड मार्केट। प्राइमरी मार्केट, ये भी ध्यान देना, प्राइमरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट में आगे आपको बताऊंगा। तो होता क्या है इंडिया में, डरते बहुत हैं लोग। जो हमने चैप्टर 1 पढ़ा तो उसमें कैसे सर्वे ने बात की कि कैसे इंडिया में जो सिस्टम है वो काफी ज्यादा वेरिफिकेशन बेस्ड है, काफी ज्यादा कंप्लायंस बेस्ड है, क्योंकि इंडिया में लोग ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे के ऊपर। किनशिप बेस्ड, कास्ट बेस्ड, फ्यूडल जो एक सोसाइटी है वो भी स्ट्रक्चर आज भी बरकरार है, कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड जहाँ सोशल मोबिलिटी है, स्ट्रेंजर्स के साथ कोऑपरेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है, तो ट्रस्ट जो है वो डेवलप होता है। इंडिया में हम अपने सिर्फ भाई भतीजे जो मामा और चाचा के लड़के हैं उनके ऊपर भरोसा करते हैं, हालांकि अब वो भी टूट रहा है, लेकिन बाय एंड लार्ज ऐसी सिचुएशन है। तो जो कंपनीज हैं इसमें सिस्टम ये होता है कि फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है और मुझे बॉन्ड मार्केट से पैसा उठाना है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। मुझे जो सेबी की रिक्वायरमेंट्स हैं और बाकी जो CSDL वगैरह की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा फुलफिल करना होगा। पहली चीज, सारा जो अपना बैलेंस शीट है वो शेयर करनी होगी, सब कुछ डेटा उनको देना होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें स्टेप होता है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जो क्रेडिट रेटिंग देती हैं, आपकी जो वर्दीनेस है फाइनेंशियल, उसको वो असेस करती हैं, उनसे सर्टिफिकेट लेना होता है। तो अगर AAA+ और AA नहीं है तो इंडिया में आपको ज्यादा लोग पूछेंगे नहीं। अगर आपकी कंपनी AAA+ नहीं है, AA नहीं है, तो भाई आपको नहीं पूछेंगे लोग। इसीलिए मोस्टली जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है ये बड़ी कंपनीज उठाती हैं इससे पैसा, और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। एनटीपीसी को कौन पैसा नहीं देगा, सब उनके बॉन्ड खरीदेंगे इन्वेस्टर्स, क्योंकि उनको मालूम है कि गवर्नमेंट बैक्ड है, काफी अच्छी फाइनेंशियल्स हैं, सब कुछ बढ़िया है। इससे होता यह है कि जो मिडिल लेवल की कंपनीज है उनको पैसा नहीं मिल पाता। इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में सोफिस्टिकेटेड, कि पेनिट्रेशन जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट का अच्छा नहीं। ये सीधी सी चीज है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आप देखो तो जो सेकेंडरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है। भाई मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 1,000 करोड़ का बॉन्ड कंपनी ने लिया और उन्होंने पैसा मार्केट से उठाया स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू। अब जो है वो जो प्राइमरी मार्केट का काम हो गया। नाउ द सेम बॉन्ड कैन बी रीसोल्ड टू अदर इन्वेस्टर्स। मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैंने एक कंपनी का बॉन्ड खरीदा 100 करोड़ रुपए का, उसमें 4% इंटरेस्ट की बात की गई थी। नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टू इट, मुझे कहीं और इन्वेस्ट करना है, तो उसको मैं दूसरे इन्वेस्टर को बेच दूंगा। तो जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट में भी काफी ज्यादा चेंजेस दिखाई दिए, और जनरल इलेक्शंस थे जून में इंडिया में, तो उसमें भी सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी दिखाई दी। स्कैरी ट्रेड्स जो हैं जापान में, उसमें काफी चैलेंजेस आए। इसके ऊपर प्रीलिम्स में इस साल सवाल आ जा सकता है, कैरी ट्रेड्स क्या होती है, क्योंकि काफी ज्यादा ये ग्लोबली भी न्यूज में था। कैरी ट्रेड कुछ नहीं होती, सिंपल सी चीज है कि भाई मैं जापान में रहता हूँ, वहां पे इंटरेस्ट रेट 0.25% है। मैं बैंक से पैसा लेने जाता हूँ कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख जापानीज येन चाहिए, तो वो कह रहे हैं आपको 2.5% इंटरेस्ट रेट लगेगी साल की। तो मैंने पैसा उठाया और मैंने रुपी डोमिनेटेड जो बॉन्ड हैं या जो इक्विटीज हैं या जो असेट्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 6% मिल रहा है। तो मुझे यहाँ जापानीज बैंक को 0.6%, 0.5% देना है, और यहाँ मुझे प्रॉफिट 6% का हो रहा है। तो इसके बीच के गैप को हम बोलते हैं कैरी, और इसको बोलते हैं कैरी ट्रेड। तो अब कॉमन सेंस लगाइए, बोलिए इसमें प्रॉब्लम क्या है। इससे प्रॉब्लम यह है कि यू नेवर नो कि एक्सचेंज रेट की क्या सिचुएशन होगी कल को। कल को कुछ हो जाता है और हमारे जी जिनपिंग भाई साहब का दिमाग फिर जाता है, वो ताइवान पे चढ़ बैठते हैं, या फिर और कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, ट्रम्प साहब कूद के गल्फ ऑफ अमेरिका से, पहले जो गल्फ ऑफ मेक्सिको थी कल तक, उसमें से कूद के पनामा कनाल पे कैप्चर कर लेते हैं। यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो जो एक्सचेंज रेट है वो तेजी से ऊपर नीचे होंगी। जापानीज एन और इंडियन रुपी का एक रिलेशन है, अगर वो तेजी से ऊपर नीचे होगा तो ये पूरा जो लॉजिक है धरा का धरा रह जाएगा और बबल्स बनेंगे।
अब जापानीज बैंक आपसे पैसा मांगेगा और आप फंसे हुए हैं वहां पे, तो ये एक प्रॉब्लम खड़ी होती है। इसको बोलते हैं कैरी ट्रेड। तो एस्केलेशन जो है कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में, वो भी प्रॉब्लमेटिक था। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, हमने ये सारी चैप्टर 1 में बातें की हैं। लॉन्गर टर्म बेसिस में सर्वे कह रहा है कि भाई इंडियन मार्केट्स वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स हैं। एनुअलाइज रिटर्न जो है निफ्टी 50 का, अगर आप देखो 2014 के बाद से 8.8% है, एडजस्ट किया गया इनको यूएस डॉलर पे। और यूएस जो नैस्डैक, जो उनका कंपोजिट इंडेक्स है, ये नैस्डैक उनकी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है उनका ये इंडेक्स है, इसमें 15.3% था। तो बहुत डिफरेंस नहीं है, अच्छी चीज है ये। और वो कह रहे हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखो नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए, तो देखिए ध्यान से 77 से 136 गया है। चाइना में 60 से 65, ब्राजील 65 37 नीचे गिरा है। जापान, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स में ही काफी नंबर काफी हैवी है, पर इंडिया में सबसे हैवी आपको परसेंटेज वाइज दिखाई देगा, जो कि एक नेगेटिव चीज भी है और एक पॉजिटिव चीज भी है। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा है तो कंपनीज की वेल्थ बढ़ी है, इन्वेस्टर्स की वेल्थ बनी बढ़ी है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ी है। और नेगेटिव चीज ये है कि फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है, एक्सेसिव बबल्स क्रिएट हो रहे हैं एक तरीके से, और लोग बहुत तेजी से शेयर मार्केट में अंदर जा रहे हैं। सर्वे कह रहा है कि यंगर जो कोहॉर्ट है, यंग जो एज ग्रुप है, वो तेजी से रिटेल इन्वेस्टर्स जो है मार्केट में घुस रहे हैं। अगर उन्होंने नए नए लोग हैं, नए नए लड़के हैं, इन्होंने कभी भी मार्केट करेक्शंस हैवी नहीं देखे। जब मार्केट करेक्ट होगा, करेक्शंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब कोविड आया मार्च 2020 में, तो 23% गिरा था सेंसेक्स। तो इतना हैवी करेक्शन हमने नहीं देखा। जब अगर होता है ये, इससे बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी हमारे समाज में भी खड़ी हो सकती है, बहुत लोग पैसा लूज करेंगे, तो दिक्कत होगी उसमें। 2023 की बात करें, 2024-23 मई को मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनीज का 5 ट्रिलियन माइलस्टोन को टच कर चुका है। तो ये सर्वे इन चीजों के ऊपर बात कर रहा है कि कैसे कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, पर्टिकुलरली जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं। कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ी है, यस। स्टेबिलिटी है इंडिया में, ये भी एक बात है। रिलायबल टेक्नोलॉजी खड़ी हुई है ट्रेडिंग की, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जीरोधा वगैरह जो है, इस तरह के जो एप्स हैं, उनके माध्यम से आप बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही ईज के साथ पैसा शेयर मार्केट में लगा सकते हो। पहले आपको शॉप्स में जाना पड़ता था, अब आप मोबाइल के थ्रू कर सकते हो। तो ये चीजें हुई हैं। नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट से कह रहे हैं कि भाई 18.5 करोड़ पहुंच चुके हैं। 2023 के कंपैरिजन में 23% ग्रोथ हुई है। एंड ऑफ दिसंबर 2024 11.5 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स थे विद डीमेट अकाउंट्स और 5.6 करोड़ इन म्यूचुअल फंड। सो दोनों तरीकों से लोग पैसा शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, खुद भी लगा रहे हैं इंडिविजुअली पर्सनली, और म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से भी लगा रहे हैं, जो एसआईपी होती हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी यूनिक इन्वेस्टर बेस काफी तेजी से बढ़ा है। नाउ एसआईपी इन्वेस्टमेंट का अगर आप ट्रेंड देखो तो आपको दिखाई देगा कि कितनी तेजी से ये बढ़ा है। म्यूचुअल फंड सेक्टर जो है लगभग 10 करोड़ एसआईपी के साथ खड़ा हुआ है अभी। और बहुत बड़ी वजह जो है इंडियन स्टॉक मार्केट की रिजिलियंस की, वो ये है 2008 में फॉर एग्जांपल जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, और अभी पोस्ट ये जो यूक्रेन वॉर हुई है, अगर आप इन दोनों को डेटा उठा के देखें तो 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जब एफपीआई फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जब उन्होंने पैसा हटाया इंडियन मार्केट से, तो सेंसेक्स बहुत तेजी से नीचे आया। लेकिन अभी जब यूक्रेन वॉर के बाद भी उन्होंने पैसा हटाया एफपीआई ने, लेकिन हुआ ये कि जब वो हटा रहे थे पैसा, तो इंडियन इन्वेस्टर्स जो है मैदान में आ रहे थे और उन्होंने मार्केट को संभाल लिया। अडानी साहब के साथ जो हुआ, जो हाइजेनबर्ग रिपोर्ट थी, उसके बाद जो अमेरिका की तरफ से इंडेक्टमेंट हुआ, तो हमने देखा कि कैसे एफपीआई वगैरह ने पैसा हटाया उनके शेयर से, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर इतनी तेजी से घुसे कि शेयर जो है उनका बैलेंस आउट हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पे माना जाएगा। पास्ट 3 ईयर्स में एवरेज ग्रॉस एसआईपी जो है मोर देन डबल हो गई है। तो अच्छी चीज है। लोग रियल एस्टेट और सोना, इससे पैसा हटा के जो नई जनरेशन है पर्टिकुलरली, वो यहाँ लगा रहे हैं। तो इससे फॉर्मलाइजेशन बढ़ता है, मनी सप्लाई हमने पढ़ा कैसे कि मनी मल्टीप्लायर के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। अच्छी चीज है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को हम देख रहे हैं कैसे तेजी से बढ़े हैं। काउंट ऑफ एक्टिव इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कोविड के दौरान आप देख सकते हो ग्राफ कितनी तेजी से बढ़ा है, और नेट इनफ्लो बाय रिटेल इन्वेस्टर्स भी तेजी से बढ़ा है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में ये सिचुएशन थी, कोविड के बाद ये सिचुएशन थी। इसका बहुत बड़ा रोल ये जो मिलेनियल्स के बाद वाली जनरेशन, जनरेशन जी,
जेड, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ये टेक्नोलॉजिकली सेवी है, जो आपकी जनरेशन है टेक्नोलॉजिकली सेवी है, मोर कॉन्फिडेंट है, मोर होपफुल है फॉर इंडियाज फ्यूचर, वो लोग पैसा लगा रहे हैं मार्केट। नाउ इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए जो रिस्क है वो है यूएस मेकिंग 75% ऑफ एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स। तो भाई यस, दुनिया भर में अगर आप देखो ये कहावत है कि जब अमेरिका स्नीज करता है, अमेरिका को छींक आती है, तो बाकी दुनिया को सर्दी लग जाती है, जो कि सही भी है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, $28 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और ये जो वर्ल्ड इंडेक्स एमएससीआई को अगर आप देखें 75% वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वहां अगर करेक्शंस होते हैं तो इंडिया के ऊपर फर्क डेफिनेटली पड़ेगा। तो विजिलेंस की जरूरत है। हाई मार्केट वैल्यूएशन है, रिकॉर्ड कॉर्पोरेट प्रॉफिट है, और एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक इन्वेस्टर सेंटिमेंट है। और 2 साल की जो रैली है यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग हो जाती है। पिछले 2 साल में जो स्टॉक मार्केट में रैली आई है अमेरिका में, वो मोस्टली टेक्नोलॉजी कंपनीज की वजह से आई है, बिग फाइव जिन्हें हम कहते हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, अल्फाबेट एंड निविडिया। अभी हमने देखा कैसे निविडिया के शेयर गिरे, ये जो डीप सी का आया था चाइनीज एआई, उसके बाद कितनी तेजी से शेयर गिरे, ट्रिलियंस ऑफ वेल्थ वाइप्ड आउट विद इन आवर्स। तो ये रिस्क हमेशा बना रहता है। S&P 500 रिटर्न्स, ग्रेंगर कॉज, ये एक इंटरेस्टिंग कॉजेशन थ्योरी है कि एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन जो है इंडियन स्टॉक मार्केट और यूएस स्टॉक मार्केट के बीच में, सामान्य भाषा में यूएस स्टॉक मार्केट में अगर करेक्शन होगा तो इंडिया में भी करेक्शन होगा, लेकिन अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में करेक्शन होगा तो जरूरी नहीं है कि यूएस मार्केट में भी करेक्शन हो, क्योंकि फार बिगर इकोनॉमी यूएस इज। तो ये हम बोलते हैं इसको ग्रेंगर कॉज और ग्रेंगरस इफेक्ट। तो ये चीज भी है, इसलिए इंडियन मार्केट्स को अमेरिका के ऊपर नजर रखनी चाहिए। और ये जो डेटा है आपके सामने जो दिख रहा है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग डेटा। इसमें इन्होंने क्या किया है, जो S&P उनका इंडेक्स होता है अमेरिकन, उसमें जो 500 कंपनीज हैं उनका इक्वल वेट उन्होंने दिया, और ये चार्ट ड्रॉ किया नीचे वाला जो आपको दिखाई दे रहा है। और S&P जो नॉर्मल इंडेक्स है उसको उन्होंने रखा और ये चार्ट ड्रॉ किया। डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जब आप इक्वल वेट देते हो तो सारी टेक्नोलॉजी, नॉन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज का वेट इक्वल हुआ, तो ये आपको रिटर्न मिलेगा शेयर मार्केट में। लेकिन अगर आपने नॉर्मल इंडेक्स को देखा तो आपको इतना रिटर्न मिल रहा है। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी कंपनीज रिटर्न दे रही, जो टॉप 5 की मैंने आपसे बात की। अदरवाइज नॉन टेक्नोलॉजी कंपनीज में इतना रिटर्न नहीं है। तो ये जो ग्रोथ है स्टॉक मार्केट की, एक्सेसिव जो वैल्यूएशन है, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज की वजह से आ रही है। अगर वहां पे कुछ गड़बड़ होती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यूएस कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स की बात करें, देखिए टोटल कॉर्पोरेट प्रॉफिट और नॉन टेक कॉर्पोरेट प्रॉफिट में कितना बड़ा गैप है। ये जो गैप है ये सिर्फ वो जो पांच पांच छह बड़ी कंपनीज है उनकी वजह से। इंश्योरेंस सेक्टर में भी डेवलपमेंट है, ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी हमने देखा कैसे बजट में 100% इन्होंने एफडीआई दे दी है इंश्योरेंस को। तो हाई इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन, सबसे इसका इफेक्ट पड़ा इंश्योरेंस सेक्टर पे। इंश्योरेंस सेक्टर जो है ग्रोथ रेट 2.8% थी। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पेनिट्रेशन आज भी इंडिया में काफी कम है, 4.5% से 3.77% हो गया, डिक्लाइन हो गया इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में। ग्लोबल एवरेज 7% का है। इंडियन जो पॉपुलेशन है उसमें इंश्योरेंस का इतना कल्चर नहीं है, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस की बात कीजिए, चाहे मेडिकल इंश्योरेंस की बात कीजिए, व्हीकल इंश्योरेंस की बात कीजिए, एक्सेट्रा। तो जो इंस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, उसके अगेंस्ट हमारे पास कोई भी गार्ड नहीं है कल को। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस डेंसिटी जो है वो बढ़ी है, हालांकि लाइफ इंश्योरेंस डेंसिटी कंसिस्टेंट है USD 70 पे। ग्रोथ इन इंश्योरेंस डेंसिटी हैज बीन ऑन अपवर्ड ट्रैजेक्टरी सिंस फाइनेंशियल ईयर 17। ये आपसे पहले पूछा जाएगा। स्विस रे इंस्टीट्यूट कह रहा है कि अगले 5 सालों में इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी। क्यों? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, यंगर जनरेशन ज्यादा अवेयर है, फाइनेंशियली लिटरेट है, वेजेस ग्रोथ होगी, तो लोग जाएंगे इंश्योरेंस की तरफ। ऐसा इसलिए वो कह रहे हैं कि अगले 5 साल में काफी तेजी से ग्रोथ आएगी। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में नोटिसेबल शिफ्ट है टुवर्ड्स प्रोटेक्शन एंड गारंटीड रिटर्न। अगेन ये जो इंश्योरेंस कंपनीज का बिहेवियर है, रिटर्न नहीं देते, वो कुछ ना कुछ लूप होल्स निकालते रहते हैं, ये जो नॉन फाइनेंशियल उनके जो एस्पेक्ट है उसकी वजह से लोगों के ऊपर बहुत निगेटिव इंप्रेशन जाता है। मेडिकल इंश्योरेंस फॉर एग्जांपल, अगर आपने कभी मेडिकल इंश्योरेंस लिया है तो आप उसको क्लेम करने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा ये प्रॉब्लम्स हैं। और अगेन जो सर्वे बात करता है चैप्टर 1 में, एक कंपनीज को अपनी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रियल सेंस में CSR जो है वो पैसा नहीं है, रियल सेंस में CSR आपकी ऑनेस्टी है, ट्रांसपेरेंसी है।
ट्रस्ट आपको जनरेट करना होगा, अदरवाइज चीजें नहीं होंगी। ये वो बात कह रहे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है इंडिया में, एल्डरली डेमोग्राफिक्स जो है वो बढ़ रहे हैं, तो दैट प्रेजेंट एन अंडर राइटिंग रिस्क लिंक टू लॉन्गेविटी। ये अंडर राइटिंग क्या होती है, ओवर राइटिंग क्या होती है? इंश्योरेंस मार्केट में हम बोलते हैं अंडर राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल, किसी को, कंपनी को मुझे मेडिकल इंश्योरेंस देना है, मैं गया मेडिकल इंश्योरेंस लेने, नाउ दे विल असेस कि मेरी एज क्या है, मेरा हेल्थ स्टेटस क्या है, भाई कल को किस सेंस में मैं क्लेम कर सकता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बेसिस में वो प्रीमियम डिसाइड करते हैं कि आपको एक साल में इतना प्रीमियम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ज़्यादा एजेड हैं तो आपका हेल्थ प्रीमियम ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको लगता है आप बूढ़े हैं तो आप ज़्यादा क्लेम कर सकते हैं इजीली। तो ये जो अंडर राइटिंग है उसको लेके है, आपको मालूम नहीं लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, और डेटा सेट आपने इंटीग्रेट नहीं किया, डिजिटलाइजेशन नहीं किया, एक्सेट्रा। नॉन फाइनेंशियल रिस्क भी है भाई, मिस सेलिंग करते हैं लोग, बेचते हैं अपना टारगेट पूरा करने के लिए इंश्योरेंस एजेंट्स, डिलेड क्लेम सेटलमेंट्स होते हैं, साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, इससे भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। और इंश्योरेंस जो है, दैट्स व्हाई मस्ट डेवलप स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज टू टैकल दीज चेंजेस, इफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन। ये जो सोफिस्टिकेटेड अंग्रेजी है वो यहाँ पे आ जाती है। इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर आपसे प्रीलिम्स और मेंस पर्टिकुलरली सवाल पूछा जा सकता है। पेंशन सेक्टर में भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि भाई ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पहली बार दुनिया के इतिहास में ऐसा हुआ कि जो लोग 65 और उससे ज्यादा उम्र के हैं, उनकी जो जनसंख्या है वो 5 साल या उससे छोटे बच्चों की जनसंख्या से ज्यादा हो गई। मतलब बूढ़े लोग ज्यादा है, वी आर इंटरिंग इनटू ग्रेइंग जोन। समाज बहुत तेजी से बूढ़ा हो रहा है, इसकी वजह से रिटायरीज बढ़ेंगे, तो पेंशन का जो कॉस्ट है सरकार के लिए वो बढ़ेगा। ग्लोबल ट्रेंड जो है गवर्नमेंट पेंशन स्पेंडिंग का, आईएमएफ कह रहा है कि एवरेज राइज है 1% जीडीपी का इन एडवांस इकोनॉमीज एंड 2.5% इन इमर्जिंग मार्केट्स बाय 2050। मेनी डेवलप्ड कंट्रीज में यंगर जो जनरेशन है, दे विल नीड टू सेव मोर एंड पोस्टपोन रिटायरमेंट ऑल्सो टू सिक्योर पेंशन बेनिफिट सिमिलर टू दोज ऑफ करंट रिटायरीज। ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और रिटायरमेंट को डिले करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी, क्योंकि पैसा नहीं है सरकार के पास। डेटा जो इंडिया में रेगुलेटरी डेटा है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि जो अटल पेंशन योजना है, इंडिया में बहुत सारी स्कीम्स हैं, यस, जन आरोग्य योजना है, अटल पेंशन योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना है, इस तरह की सरकारी जो योजनाएं हैं वो काफी अच्छा तरीके से काम कर रही हैं पेंशन के डोमेन में। तो यहाँ पे सब्सक्राइबर्स का नंबर बढ़े हैं, महिलाएं ज्यादा निकल के आगे आ रही हैं, यंगर कोहॉर्ट जो है, यंगर एज ग्रुप है, उसका नंबर भी बढ़ा है। और ईपीएफओ की अगर हम बात करें मेजर स्कीम्स में, पेंशन एसेट्स में, वो भी 17% अकाउंट होती है जीडीपी में, ईपीएफओ के जो एसेट्स हैं। एनपीएस कंट्रीब्यूशन जो है एडिशनल 4.5% जीडीपी को प्रोवाइड करता है। हालांकि जो ओईसीडी कंट्रीज हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड है, उसमें 80% जो है ऑफ द जीडीपी जो है, मोर देन दैट इज एवरेज पेंशन असेट्स। इंडिया में हमारे पेंशन सिस्टम को सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी चाहिए, और ये जो सिस्टम है पे एज यू गो, पेगो, पेगो, ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाएगा इस साल, तो वैसे भी हॉट टॉपिक है काफी। तो पेगो क्या होता है, उसके लिए आप ये देखिए पेगो क्या होता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज पेगो? तो पेगो जो है हमारा, वो एक टाइप है पेंशन का। इसमें पे एज यू गो, मतलब जैसे अमेरिका में सिस्टम है, तो अमेरिका में सिस्टम ये है कि जो उनके रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं गवर्नमेंट के, उनको जो पेंशन है वो रेवेन्यू, सरकार के रेवेन्यू की तरफ से मिलती है। मतलब सामान्य भाषा में जो करंट वर्कर्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं रिटायरीज को पेंशन। इसके अपोजिट जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन बेस्ड सिस्टम, जो अभी इंडिया में है 2004 के बाद से, जिसको हम बोलते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस। तो एनपीएस में क्या सिस्टम था कि आप कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करते हो अपने ही पेंशन कॉर्पस में, जो एम्प्लॉई है, कुछ पैसा सरकार देती है, वो फंड बढ़ता जाता है और लास्ट में आपको पेंशन मिल जाती है। इसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन बेस्ड सिस्टम। और पेगो जो सिस्टम है, जो 2004 के पहले था, कि जो प्रेजेंट एम्प्लॉई है वो प्रोवाइड कर रहा है रिटायरीज को, सरकार अपने रेवेन्यू से दे रही है। तो पेगो सिस्टम और कंट्रीब्यूशन बेस्ड एनपीएस के बीच में लड़ाई जो चल रही थी इंडिया में कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाओ, ओपीएस को वापस लाओ,
उसके बाद सरकार ने फैसला किया कि हम नई एक पेंशन स्कीम लाएंगे, इसको हम बोल रहे हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि 2025 में फाइनेंशियल ईयर 26 जिसको हम कहते हैं वहां से स्टार्ट होगी, 1 अप्रैल 2025 से ये लॉन्च हो जाएगी। इसको तो इतने बढ़िया ढंग से आपको पढ़ना है कि इसमें से कोई भी सवाल आए तो आपसे बनना चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस। कौन कौन एलिजिबल है, अशोर्ड पे आउट कितना है, मिनिमम पे आउट कितना है, फैमिली पे आउट कितना है, कंट्रीब्यूशन कितना होगा, एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितना है, ये सब कुछ आपको याद करना है। एक सवाल इसमें रखा ही हुआ है इस साल प्रीलिम्स में, या इससे जुड़ा हुआ, या इसी के कॉन्टेक्स्ट में नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़ा हुआ, या ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़ा हुआ। लमसम बेनिफिट कितना मिलेगा, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन कितना है, एक्सेस कॉर्पस, डिफिसिट कॉर्पस, पोस्ट रिटायरीज को क्या बेनिफिट है, तो इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन है कि नहीं, फॉर एग्जांपल। तो डियरेंस रिलीफ क्या होता है, क्या ये डियरेंस अलाउंस जैसा है? डियरेंस अलाउंस आपने सुना है, डीए अभी बढ़ता है घटता रहता है, बढ़ता ही है घटता तो नहीं है। तो डियरेंस अलाउंस जो है वो प्रेजेंट एम्प्लॉयज को दिया जाता है, जो लोग काम कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी उनको मिलता है। डियरेंस रिलीफ ये मिलता है जो रिटायर हो चुके हैं उनको। टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस है, चीज एक ही है लेकिन टर्मिनोलॉजी अलग अलग। तो ये हमको ध्यान से देखना है। नाउ द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स के बारे में बात कर रहा है सर्वे कि कैसे जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडीज है, एक तरीके से आरबीआई है, सेबी है, आईआरडीएआई है, पीएफआरडीए है, तो ये इंश्योरेंस के लिए है, ये पेंशन फंड है, और आईबीबीआई है जो इंसॉल्वेंसी ब्यूरो ऑफ इंडिया है। सो आईबीबीआई है, ये सारी विद एफएसडीसी फाइनेंशियल जो सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल है, ब्रॉडर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंडिया को प्रोवाइड करते हैं। तो रेगुलेटर्स क्यों बनाए जाते हैं? ताकि एक सरकार में जो नेता लोग हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स है उसके इन्फ्लुएंस उनको बाहर रखा जाए, मार्केट के अंदर उनकी क्रेडिबिलिटी होती है। क्वासी जुडिशियल, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव उनको फंक्शंस डेजिग्नेट किए जाते हैं। स्टैट्यूटरी बैकिंग होती है, सेबी के लिए अपना एक अलग कानून है, फॉर एग्जांपल आईबीबीआई के लिए अलग आईबीसी कोड कानून है। तो स्टैट्यूटरी लॉ बनाए जाते हैं जिनके थ्रू ये एजेंसीज या रेगुलेटरी बॉडीज बनाई जाती हैं। इनकी इफिशियंसी, इनकी ट्रांसपेरेंसी, इनकी प्रोफेशनलिज्म, ये सब कुछ डिसाइड करता है कि सेक्टर, उस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या डेवलपमेंट होंगे, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, किस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये सर्वे ये बात कर रहा है कि रेगुलेशन जो है, क्वालिटी ऑफ रेगुलेशन जो है, जो ब्रॉडली एक्सेस्ड होती है, 5 क्राइटेरिया: डेमोक्रेटिक लेजिटमेसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयर एक्सेसिबिलिटी एंड ओपन प्रोसीजर्स, एक्सपर्टीज एंड एफिशिएंसी। ये मेंस में सवाल आएगा आपसे, इसमें आप ये लिखोगे जब आपसे पूछा जाएगा इनकी फंक्शनैलिटी के बारे में कि क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। रेगुलेटरी इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में बात कर रहा है सर्वे। जैसे इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होता है ईएआई, ऐसे ही आरआईए होता है। तो जो रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं रेगुलेटर की तरफ से, कितनी उसमें लोगों को क्वेश्चंस पूछने का या जो रिस्पांस टाइम है वो दिया जा रहा है, कैसे आप डेमोक्रेटिकली लेजिटिमेसी है कि नहीं है, कानून आपको अलाउ करता है कि नहीं करता, एक्सपर्टीज कितनी है आपकी, इफिशियंसी कितनी है, ये सारे कुछ के बेसिस पे असेस किया जाता है। तो आरआईए इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये टूल है रेगुलेटरी बॉडीज को अकाउंटेबल बनाने के लिए। तो सर्वे बात कर रहा है कि कैसे आरबीआई ने मीडियम टर्म स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क उत्कर्ष लेके आए वो, ये एक तरह से आरआईए का हिस्सा होगा, कैसे वो रिस्पॉन्सिबल है अपने स्टेक होल्डर्स को लेके। सेकेंड एआरसी बात कर रहा था कि कैसे रेगुलेशंस के लिए फाइनेंशियल सेक्टर रिव्यू करना चाहिए। फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन ने बात की कि भाई रेगुलेशन क्रिएशन विद इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल कोड के तहत होना चाहिए, तो एक फाइनेंशियल कोड आना चाहिए। ये बात कर रहा है फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन। यूनियन बजट 2023-24 की भी बात की उन्होंने कि कैसे जो रेगुलेटर्स हैं उनको पब्लिक कंसल्टेशन को इंटीग्रेट करना चाहिए अपनी पॉलिसीज में, सब्सिडी एक्शन इशू करने चाहिए, रिव्यू करते रहना चाहिए जो अपने रेगुलेशंस को लेके आए हैं। रेगुलेटरी बॉडीज के ऊपर सवाल आएगा मेंस में इस साल। क्यों आएगा? क्योंकि सेबी का जो इशू था, उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो कंपनी के इंपॉर्टेंट रेगुलेटर के जो इंपॉर्टेंट ओहदेदार हैं, उनके ऊपर अदानी केस में बहुत आरोप लगे थे। तो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि साल भर वो न्यूज में था, और साल भर वो न्यूज में था तो करंट अफेयर्स का लॉजिक कहता है कि उसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आपसे सीधा सवाल कभी नहीं पूछा जाता, आपसे जो न्यूज चल रही है उसके इर्द गिर्द जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर सवाल पूछा जाएगा। तो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन जो है, इट शुड बैलेंस द नीड फॉर स्टेबिलिटी विद द प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, एफिशिएंसी एंड कंपटीशन। इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, लोअर मिडिल इनकम हम कंट्री है, ये सबको आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर है साइबर सिक्योरिटी। तो वो बात कर रहे हैं कि कैसे साइबर अटैक्स बढ़े हैं, डिनाइल
ऑफ सर्विस अटैक्स बढ़े हैं, फिशिंग, रैंसमवेयर, ये सारे अटैक्स बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे डिजिटल फॉर्मेशन पेनिट्रेशन बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, तो CERT एंड कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो एक इंपॉर्टेंट बॉडी है इंडिया में, जो साइबर अटैक्स को प्रिवेंट करती है, उसको एक तरीके से हैंडल करती है, वो कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ ईयर्स की बेसिस पे वो कह रहे हैं कि कैसे 10 लाख से ज़्यादा तीनों सालों में 20, 21, 22 में रिपोर्ट किए गए हैं अटैक्स। तो साइबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन है। तो IMF की अप्रैल 2024 की ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी कह रही है कि साइबर अटैक्स बढ़े हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉसेज हो रहे हैं दुनिया भर में। 2.5 बिलियन से ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हो चुका है। इंडिया में टायर 1 रैंकिंग है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में, दिस इज फॉर प्रीलिम्स। तो जो GSI इंडेक्स है वहां पे हमारा स्कोर जो है 98.49 था आउट ऑफ 100। हमारा एक तरीके से हम ग्रेड 1 में, ग्रेड A में यहाँ पे हम सिक्योर करते दिखाई देंगे। 5 पिलर्स के बेसिस में GCI एवेल्युएट करता है: लीगल, टेक्निकल, ऑर्गेनाइजेशनल, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कोऑपरेशन। ये जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है ITC, वो ये रिलीज करते हैं GCI डेटा। उसके बेसिस पे हमारी रैंकिंग काफी बढ़िया है और हमारी प्रिपेयर्डनेस अच्छी है। और सरकार क्या कर रही है इसको लेके? तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम हो गई, जो I4C है, इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन कंट्रोल सेंटर, ये हो गया। अभी जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है वो हो गया। ये सारी चीजें साइबर सिक्योरिटी को लेके ही किए गए हैं इनिशिएटिव्स, तो इनके ऊपर आप नजर बनाए रखिएगा। इसके अलावा रिस्क जो है फाइनेंशियल सेक्टर को, वो भी हैं, बहुत सारे रिस्क हैं। हम डेवलप्ड कंट्रीज बनना चाहते हैं लेकिन इशूज हैं, इंस्टेबिलिटी के इशू हैं, जो ग्लोबल शॉक्स हैं उसके अपने इश्यूज हैं, और बाकी हमने चैलेंजेस इस चैप्टर में पूरे पढ़े हैं। इसके अलावा सर्वे कह रहा है कि इनोवेटिव सोल्यूशन जैसे UPI है, या ओपन जो इनेबलमेंट नेटवर्क है, ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क, OCEN, ये काफ़ी अच्छा इनोवेशन है, जिसके माध्यम से जो MSMEs और फार्मर्स हैं या इस तरह के जो स्मॉल स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ईजिली क्रेडिट मिल सकता है। क्रेडिट वर्दिनेस चेक करने के लिए एक तरीके से ये T+1 सेटलमेंट है। इन सब ने काफी ज्यादा पेनिट्रेट कराया इंडिया में फाइनेंशियल मार्केट को। और RBI जो काम कर रहा है, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, ULI, रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। इसमें क्या कर रहे हैं, वो डिफरेंट डेटा सेट्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं और अभी फार्मर्स और MSMEs के लिए खुला है। तो फार्मर और MSMEs जो है, इसके माध्यम से जो बैंकिंग सेक्टर है या जो इक्विटी मार्केट है, वो एसेस कर सकते हैं क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द फार्मर जो लोन मांगने गया है वहाँ। तो प्रॉब्लम क्या है हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि जो नीचे लेवल में जो आदमी काम कर रहा है, छोटी कंपनीज हैं, छोटे फार्मर्स हैं, मीडियम लेवल के फार्मर्स हैं, उनको क्रेडिट नहीं मिलता। फॉर्मल क्रेडिट साहूकार से तो मिलता है गांव के, लेकिन फॉर्मल क्रेडिट नहीं मिलता। साहूकार से मिलेगा तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, यहाँ पे सस्ता मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं, ये प्रॉब्लम। तो कैसे उसको हम पेनिट्रेट करें और उनको ये फैसिलिटीज जो है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक जैसे हम कहते हैं, वहाँ फैसिलिटेट कराएं। ये सब प्रोडक्ट्स काफी काम के हैं। फाइनेंशियल डेवलपमेंट की जो इश्यूज हैं वो भी हैं। अब भाई एक BIS की रिसर्च कह रही है कि प्राइवेट जो क्रेडिट है टू GDP फ्रॉम 90% इन 1990s टू 150% 2007 तक ये पहुंच गया। फाइनेंशियल सेक्टर का जो डेप्थ है, जो पेनिट्रेशन है, उसका बहुत ज्यादा भी होना अच्छी चीज नहीं है। उसके लिए एक बेल शेप्ड कर्व, जिसको मैं आगे आपको दिखाऊंगा, उससे ये समझाने की कोशिश कर रहा है ये सर्वे कि अधिकता हर चीज की खराब होती है सामान्य भाषा में। तो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे जो है आइलैंड केस में दिस वाज अ नेगेटिव थिंग, प्रोडक्टिविटी गिरी थी, हालांकि थाईलैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमी कहाँ पे खड़ी हुई है, और तब आप देखोगे कि फाइनेंशियल सेक्टर का पेनिट्रेशन आपके लिए बेनिफिशियल है या बेनिफिशियल नहीं। तो ये जो कर्व है, दिस इज इंपॉर्टेंट। गैमीबिया, इक्वाडोर, मोरक्को के लिए काफी अच्छी चीज है, क्योंकि अभी वो एसेंड कर रहे हैं, अभी वो डेवलपिंग कंट्रीज है। जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, आयरलैंड, USA, जापान, यहाँ बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी में ग्रोथ नहीं होती। आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियलाइजेशन की तरफ चले जाओ, सब कुछ फाइनेंशियलाइज कर दो, तो बहुत कुछ फायदा होगा नहीं। लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को इससे सपोर्ट मिलता है। तो फाइनेंशियलाइजेशन का रिस्क अपने आप बना हुआ है, ये फाइनेंशियल डेवलपमेंट इंडेक्स में ये बात कही जा रही है। तो जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट और ग्रोथ है, उनकी एक बेल शेप्ड रिलेशनशिप है। आपसे प्रीलिम्स में सवाल पूछा जाएगा, स्टेटमेंट 1, कि फाइनेंशियल सेक्टर का जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, इट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू, डेफिनेटली वो आपको देंगे इनटू इकोनॉमिक ग्रोथ। आप कहोगे नहीं, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं। कुछ कंट्रीज के लिए हाँ फायदा होता है, कुछ कंट्रीज स्टेबल रहती हैं, कुछ कंट्रीज के लिए नेगेटिव भी है। ये
बाद में चैप्टर लास्ट में आउटलुक के बारे में बात कर रहा है। आउटलुक में उन्होंने सब कुछ जो मैंने आपको पढ़ाया अभी समराइज कर दिया उसको। तो दैट्स ऑल, इतना ही ये चैप्टर आपसे बातें कर रहा है। आई होप ऑल ऑफ यू लाइक द लेक्चर, और आपने जो मैंने आपको पढ़ाया है दैट यू हैव एक्सेस्ड इट in the right sense, and you will keep revising these data sets। और चार्ट्स वगैरह जो टेक्निकल जार्गन है उसको देख के हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। अगर आपको कोई बेसिकली समझा दे प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है तो चीजें नहीं भूलती। I'll meet you again with the next chapter, the chapter 3 of the economic survey very soon. Thank you for giving me your time. You can join me on my Telegram also. This will be very helpful for you. The communication between us will improve with it. Thank you. फिर मिलेंगे।